अनाज की मंडी है, चिड़िया बहुत थी वहाँ। मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही जगह है गुरु। डॉक्यूमेंट्रीज करता था, हमने तीनों कैमरे उठाए हम लोगों ने, हमने एक जगह प्लेस करके एक के घर में गए, हमने उसको कहा गुरु जी आपके घर में घोंसले लगाने, बोला एक लगा दो यार, बाकी ऐसे इकट्ठे मत करो। हमने 19 वहाँ रख दिए। हमने कहा ठीक है सर। सुबह 7 से लेकर 11 तक चिड़िया का आने का टाइम होता है घोंसले में, या ढूंढती है अपनी जगह जहाँ बच्चे होते हैं, और शाम को 3 से 6 तक 3 दिन कंटिन्यूस मैं वहाँ 11, 12 और 13 तीनों दिन बैठा लगातार कैमरे लेके। सुबह से लोग निकलते थे, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी। आ गई चिड़िया? मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं आएगी, चिड़िया तो अपने घोंसले में आती है। ये सवाल मैं आज तक जूझ रहा हूँ, पर अब मैंने उसका जवाब बहुत अच्छा सीख लिया कि आप लोगों ने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है। तो अब चुप हो जाते हैं लोग। 3 दिन तक वेट करता रहा। चौथे दिन जब मैं आया घर तो मैं जा रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि अच्छा वहीं जा रहे हो? मैंने कहा मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो फिर हम ये घोंसले वाला काम बंद कर देंगे, हम लोग बाकी के एनवायरमेंट के जो थिएटर करते हैं या स्कूल के बच्चों के संग करते हैं वही करेंगे। चलिए अच्छा तुम जाओ, तुम्हें तो किसी ने कहा था कि बड़े सवाब का काम है, हो सकता है कुछ हो। और वाकई में बहुत फिल्मी लगता है वो। मैं पहुंचा 11 बजे तक बैठा रहा, कैमरे पैक कर रहा था, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि सर चलें? मैंने कहा हाँ यार चलते हैं, अब छोड़ यार बेकार है, लगा हुआ है लगा रहने दे। 11 बज के 5 मिनट पैक करते करते अचानक मैंने देखा एक मेल स्पैरो आया और उसने आके उसको देखा और वापस चला गया। मेरे वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है सर, पहली बार फीमेल के साथ वो आया। 5 मिनट के बाद उनके मुंह में तिनके थे, उन्होंने रखे, मैंने ताली बजाई, लोग वाकई निकल के आए घरों से जिनको पता चला कि हाँ घोंसले में चिड़िया आ गई। वो 19 के 19 घोंसले चले गए। 17 फरवरी को हमने सारे घोंसले चेक करे, सबके घरों में जहाँ लगे थे सब में चिड़िया थी। आप सोचिए वो 2008 का टाइम था, फरवरी का महीना, बसंत पंचमी के बाद जब चिड़िया अपना घोंसला ढूंढना शुरू करती है। और इस साल हमने अपने 7 लाख घोंसले पूरे करे। अच्छा उस दौरान में मैंने एक बात नोट करी, ये क्लाइमेट चेंज वाकई बहुत तेजी से आया था। मोर भी गाना भूल गया था, मौसम बदल गए थे बारिश के नॉर्मली 4 महीने होते हैं जिसमें आर नहीं होता, लेकिन वो मौसम आगे बढ़ गया। कोयल कब कूक रही है ये भी नहीं पता, बादल कब आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश हो रही है नहीं हो रही। थैंक यू, Thank you so much, थैंक यू, sir. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ मत करिए, कम से कम ज़िंदगी में एक घोंसला ज़रूर लगाइएगा और आगे वाले की हिम्मत बढ़ाइएगा कि वो भी उसका हौसला बढ़ा दीजिए ताकि एक वो भी लगाए। बहुत अच्छा काम है, किसी को घर देना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को अगर इतनी ब्लेसिंग मिली और मैं इतनी ऊंचाई पे आया, मेरे लिए कभी ज़िंदगी में ताली नहीं बजाई किसी ने आज तक। जब मैं पहली बार एक हॉल में गया था तब लोगों ने जब ताली बजाई थी तो मुझे लगा कि मैंने कुछ करा है, सीरियसली। Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलस। हमारे चैनल पे नेस्ट मैन ऑफ इंडिया आए थे आदरणीय राकेश खत्री जी। तो इनसे जब हमने बातचीत करना शुरू करी, इन्होंने बचपन की एक छोटी सी कहानी बताई। उनकी कहानी ये थी कि बचपन में ये चिड़ियाओं को, विशेष रूप से गौरैया को, स्पैरो को पकड़ते थे और उसके पैरों में रस्सी बांध के या अलग अलग तरीके से, जो बच्चे को मजा आ रहा था पर चिड़िया के लिए वो टॉर्चर था। इनके पिताजी इनको बहुत छेड़ते थे, परेशान करते थे कि क्यों करता है ऐसी हरकतें, तो पीटते भी थे शायद। पर उस समय इन्होंने ये सब किया और उस याद के, जो पिछली बार उन्हें ये बातें याद हैं, उसके लगभग 50 साल बाद, 45 साल बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि जो मैंने तब किया है, ईश्वर आज हम मुझसे वही उसी बात को कर्ज समेत चुकता करवाना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेस्ट अर्थात घोंसले बनाने की शुरुआत करी। 7 लाख से ज्यादा घोंसले बना चुके हैं। जब ये घोंसले बनाते हैं, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो, उसमें गौरैया आती है, अपने अंडे देती है, बच्चे बड़े करके ले जाती है। बहुत सारी कहानियां हैं, दूरदर्शन पे इन्होंने काम करा, सुरभि सीरियल में काम करा, बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम करा है। मुझे जब मैं नेस्टमैन से मिला तो मुझे पढ़ा था मैंने इनके बारे में, पर जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं वो नहीं पता था। जो ग्रेविटी है इनके काम की वो बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। तो मैं बातचीत कर रहा हूं, सुनिए और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये जो गौरैया के नेस्ट बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? मैं बेसिकली कहानी ऐसे बता सकता हूँ आपको कि जब मैं 7 साल का था, हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे, और चांदनी चौक के घर बड़े पुराने टाइप के घर होते हैं। तो मैं सिविल लाइन स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से आने के बाद सीधा मेरा पहला काम ये होता था कि मैं छत के ऊपर भागता था। हमारे 3 मंजिली मकान था वो, और उस छत के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। एक तो क्या था, मेरे ग्रैंडफादर ने सामने वाली दीवार में कुछ ईंटें निकाली थी जिसमें चिड़िया अपना घर बनाती थी, और एक साइबान बोलते हैं हम लोग, जो टीन की शेड लगी होती है उसके अंदर चिड़िया बहुत घर बनाया करती थी। तो मेरा काम ये होता था, मैं ऊपर जाके एक टोकरी लगा के डंडी के साथ रस्सी बांध के दाना डाल के दूर बैठ जाता था, और जैसी चिड़िया आती थी फटाक से डंडी खींचता था, चिड़िया बंद, हाथ डाला। ये सब ने करी है ये शरारत अपनी लाइफ के अंदर, मैंने कुछ ज़्यादा करी होगी। और पकड़ के उसको फिर बहुत सारे रंग जैसे लिपस्टिक और ये सब चीज़ें जो इधर उधर से इकट्ठी करके रखी थी लगा के और उड़ाता था। बस वो उड़ाने के बाद जब मैं नीचे आता था तब तक मेरे फादर वहीं सामने एक ANZ नेशनल ग्रिनलेस बैंक हुआ करता था, उसमें काम करते थे। लंच के टाइम में आया करते थे, 2 बजे 2:30 बजे के करीब।
और पहला सवाल यही होता था कि तुम फिर ऊपर गए थे छत पे चिड़िया को तंग करने। मैंने कहा, "हाँ, मैं गया था चिड़िया को तंग करने।" तो बोले, "आ जाओ।" और उसके बाद जो मेरे कान खींचे जाते थे वो मुझे आज तक याद है। लेकिन वो उस घर की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि घोंसले से क्यों लगाव हुआ। एक अच्छी सी चीज़ है घोंसला। हमारे घर के, आपने देखा होगा पुरानी दिल्ली के जितने भी और पुराने मकान होते हैं, छतें बड़ी ऊंची होती थी और पंखे बड़े लंबे होते थे पाइप के साथ। तो उसकी कटोरी के अंदर चिड़िया अपना सबसे पहला घर बनाती थी। और वो घर जब उसमें बन जाता था तो मेरे घर कहते धारा 144 लगती थी पूरी। हमें तो समझ में आती नहीं थी वो धारा 144 क्या होती है। वो लगाने का मतलब ये होता था कि देखिए, अब इस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं चलाएगा। हाँ हाँ अगर पंखा चलाया और चिड़िया कट गई तो हाँ कान हाँ काट दिए जाएंगे। हाँ हाँ आप यकीन मानिएगा, आज तक कई बार ऐसा होता है कि मैं पंखे का स्विच दबाता हूँ तो मेरे कान के अंदर ये आवाज आती है कि अच्छा, कान में ऊपर देखता हूँ पर दुख होता है। अब ऊपर पंखे का कप गायब हो गया, वो छत से मिल गया, वो मॉड्यूलर हो गया तो छत से मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। फिर ऑल ऑफ सडन एट द एज ऑफ 14 आई लॉस्ट माई फादर। अरे उनकी बाप रे डेथ हो गई। अब जीवन यापन का सबसे बड़ा, मेरा एक छोटा भाई था, मदर थी, जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में फिर वही झगड़े शुरू होते हैं जब आप ऐसा काम हाँ हो हाँ जाता हाँ है। हाँ तो हम अलग हो गए, वीक अलग हो कमजोर गए का कोई नहीं है सर बस। तो हम सीधी सी लोग फिर बात है चले गए साहब। मुझे एक परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। मेरे फादर के जान पहचान के एक 14 थे, साल की उम्र में 14 साल की अरे उम्र में, बाप रे 14.5 साल का रहा हूँगा। और वो परफ्यूम की फैक्ट्री, मेरे फादर थे, उनकी जान पहचान का बैंक में अकाउंट था। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, गोडाउन में बैठ के तुम ये काम कर लो, हम तुम्हें 150 रुपये देंगे। हम्म 74 में 150 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, 74 में 74 के अंदर। अच्छा जी तो साहब वहाँ मेरा काम होता था बंडल बांधना। हाँ हाँ इत्र की छोटी शीशियाँ आती थी परफ्यूम की, अब हाँ तो हाँ बड़ी आती हैं, तो पहले छोटी शीशियाँ आया करती थी, हाँ 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 उनको इत्र बोला करते थे। तो मैं वो बंडल बांधता था और बांधने के बाद हम्म कई बार महीने में मेरे पैसे कट जाया करते थे। वो इसलिए कटते थे मेरे पैसे कि वो शीशियाँ टूट जाती थी बेध्यानी के अंदर जब बांधी जाती थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और उसी दौरान में मुझे एक बड़ा शौक लग गया था। वहीं सामने एक दुकान थी जिसमें अंगीठी पे वो टोस्ट सेका करता था, बटर हम्म बना के। मुझे खाने का शौक था तो मुझे लगा यार ये अच्छा शौक है, ये पाल लो। पहली बार जब तनख्वाह से पैसा कटा तो वो शौक खत्म हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि उस समय बहुत सीखा। और जो सुतली में बांधा करता था, वो सुतली मुझे आज तक याद है। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का प्रीफेस यही लिखा है कि वो सुतली जब मैं बांधता था तो एक अलग सा म्यूज़िक मेरी उंगलियों से निकलता था कि मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और अब जो घोंसला आपने देखा, जो जूट वाला मैं बनाता हूँ, जो मेरा पेटेंट है, अब जब उस पर रस्सी बांधता हूँ तो अब भी वही म्यूज़िक निकलता है, लेकिन मायने बदल गए कि मैं उस चिड़िया को घर दे रहा हूँ जो गायब हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग अशोक विहार शिफ्ट हो गए कुछ साल के बाद। और अशोक विहार शिफ्ट होना शायद मेरी ज़िंदगी में घोंसलों से जुड़ना सबसे अहम रहा। वहाँ जाके देखा तो वहाँ अर्बन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ घोंसले कहीं दिखते नहीं थे। तब तक घर बदलने लगे थे 80 के दौरान में। बहुत बुरी हालत आ गई थी। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़ी बड़ी बातें आने लगी थी, समझते सब थे। अच्छा, उस दौरान में मैंने एक बात नोट करी, ये क्लाइमेट चेंज वाकई बहुत तेज़ी से आया था। मोर भी गाना भूल गया था, मौसम बदल गए थे बारिश के नॉर्मली 4 महीने होते हैं जिसमें आर नहीं होता, लेकिन वो मौसम आगे बढ़ गया। कोयल कब कूक रही है ये भी नहीं पता, बादल कब आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी। तो घोंसले नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा यार घोंसले तो हैं ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं, हमने बड़ी अच्छी कोशिश। अच्छा, उसी दौरान में साउथ का नारियल बहुत आना शुरू हो गया था, हरा वाला। लोग पीते थे, सड़कों के किनारे जी पड़े जी रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने पहली बार जिंदगी में अटेम्प्ट करा, 40 के करीब नारियल लिए, उनको खाली करा अच्छे तरीके से, कूलर की घास ली, उसके चारों तरफ लपेटी, उसके अंदर खूब सारे अखबार डाले कतरने काट के ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म कर दे वो। और उसके ऊपर डंडी लगा के हमने अलग अलग मुख्तलिफ, मुझे लगता है 40 पेड़ों पे लगाए। हमने सोचा ये बहुत बड़ा काम हो गया, इसमें चिड़िया आ जाएगी। 15 दिन तक कोई चिड़िया नहीं आई। और होता क्या, नारियल जो पीने वाला होता है जब बाद में लगा देते हैं तो वो श्रिंक करने लगता है, अंदर बिल्कुल का बिल्कुल मॉइस्चर हाँ खत्म होता है हाँ तो श्रिंक करने लगता है। तो ढूंढ रहे थे तो बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। 38 नंबर तक खाली था। 39वें नंबर में दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। ऑल दो बुलबुल कभी ऐसी जगह बनाती नहीं घोंसला, मनी प्लांट पे या बड़े उस पर बनाती है। वैसे सारे पक्षी जितने भी हैं नेटिव ट्रीज पे बनाते हैं अपने घोंसले। तो खैर लगा कि यार ये हो सकता है काम, कुछ ना कुछ तो है। फिर वही हुआ 2-4 साल के अंदर, फिर वहाँ से शिफ्ट कर गए, मयूर विहार आ गए, शादी हो गई, एक बेटा था, एक बेटी हो गई। टाइम बहुत तेज़ी से कटा, कई जगह काम करा, कभी अखबारों में फोटोग्राफी, फिर डॉक्यूमेंट्रीज करता था, सुरभि के साथ काम करा, सिद्धार्थ काक के संग। तो ये सारा चल रहा था, लेकिन घोंसला मन से नहीं जा रहा था। जब वहाँ आए तो फिर दोबारा से मन में ललक आई, यार नहीं घोंसला तो बनाना है। उसी दौरान में मैंने शीला दीक्षित जी को ज्वाइन करा, उनके घर पे बच्चों की इन्वायरमेंट की क्लास लिया करते थे हम लोग। तो वहाँ उन्होंने कहा कि अच्छा गड़ी मांडू एक जगह है, वहाँ जंगल है अर्बन, तो वहाँ हम कुछ डेवलप कर रहे हैं, वहाँ लगाओ घोंसले। तो मैं वहाँ गया। बस वो फरवरी का महीना था 2008 का,
जिसने मुझे नेस्ट मैन बना डाला, या ज़िंदगी का पूरा तर्जुमा ही चेंज हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगा कि घोंसला एक दिन वापस आ रहा था, तो माली बैठे हुए थे एक बुजुर्ग से, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आइए। मैंने कहा जी बताइए। बोले क्या करते हैं? मैंने कहा घोंसला लगाता हूँ। बोले बैठ जाइए। मैं बैठ गया। बोले इस काम को बंद मत करना, ये बहुत सवाब का काम है, आप उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया, तो इस काम को बंद मत करना, ये बहुत आगे ले जाएगा। सच में मुझे उस टाइम लगा ये प्रकृति का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है या प्रभु का भेजा हुआ कोई आदमी है जिसने एक सलाह दी। रास्ता आपको सब दिखाते हैं, चलाना सब दिखा देते हैं, इस रास्ते पे चले जाओ, उंगली पकड़ के शायद नहीं चलाता, पर मुझे लगा कि ऐसा उंगली पकड़ के बताया कि नहीं ये काम करना है। और उन्होंने अपनी जेब से मुझे कुछ निकाल के दिया, तो मैंने रख लिया। बाहर आके देखा तो वो 150 रुपये थे। तो मुझे लगा मेरी पहली तनख्वाह और ये 150 रुपये मेरे घोंसले की पहली आमदनी है। मैं घर आया, घर आके बताया अपनी वाइफ को, बेटे को बताया, बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पैसा अपने ऑल्टर पे रख दिया, जहाँ प्रभु का स्थान था वहीं रख दिया, वो रखा रहा। उसी दौरान में हम लोगों ने जूट की डंडियों से कुछ घोंसले बनाने शुरू करे। बेंत की डंडियों को लेके उनका एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर कपड़ा लगाया, फिर उस पर जूट लगाया नारियल का, और रस्सी बांध के बिल्कुल घोंसले का शेप दे दिया। हमने 20 घोंसले बनाए थे वो शुरू में। 20 घोंसले बनाने के बाद उनको लेके, वहीं एक गली थी, कोंडली एक जगह है नोएडा के अंदर, जी जी नोएडा के बिल्कुल। साथ लगी हाँ। हुई, अनाज की मंडी है। हम्म। दिन भर गाड़ियां आती हैं, अनाज उतरता है चढ़ता है, तो गिरता बहुत है, चिड़िया बहुत थी वहाँ। मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही जगह है गुरु। डॉक्यूमेंट्रीज करता था, अपने तीनों कैमरे उठाए हम लोगों ने, हमने एक जगह प्लेस करके एक के घर में गए। हमने उसको कहा गुरु जी आपके घर में घोंसले लगाने हैं। बोला एक लगा दो यार, बाकी ऐसे इकट्ठे मत करो। हमने 19 वहाँ रख दिए। हमने कहा ठीक है सर। सुबह 7 से लेकर 11 तक चिड़िया का आने का टाइम होता है घोंसले में, या ढूंढती है अपनी जगह जहाँ बच्चे होते हैं, और शाम को 3 से 6 तक 3 दिन कंटिन्यूस मैं वहाँ 11, 12 और 13 तीनों दिन बैठा लगातार कैमरे लेके। सुबह से लोग निकलते थे, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी। आ गई चिड़िया? मैंने कहा नहीं, इसमें नहीं आएगी, चिड़िया तो अपने घोंसले में आती है। ये सवाल मैं आज तक जूझ रहा हूँ, पर अब मैंने उसका जवाब बहुत अच्छा सीख लिया कि आप लोगों ने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है। तो अब चुप हो जाते हैं लोग। 3 दिन तक वेट करता रहा। चौथे दिन जब मैं आया घर, तो मैं जा रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि अच्छा वहीं जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो फिर हम ये घोंसले वाला काम बंद कर देंगे। हम लोग बाकी के एनवायरनमेंट के जो थिएटर करते हैं या स्कूल के बच्चों के संग करते हैं वही करेंगे। चलिए अच्छा तुम जाओ। तुम्हें तो किसी ने कहा था कि बड़े सवाब का काम है, हो सकता है कुछ हो। और वाकई में बहुत फिल्मी लगता है वो। मैं पहुंचा, 11 बजे तक बैठा रहा, कैमरे पैक कर रहा था, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि सर चलें? मैंने कहा हाँ यार चलते हैं, अब छोड़ यार बेकार है, लगा हुआ है लगा रहने दे। 11:05 पैक करते करते अचानक मैंने देखा एक मेल स्पैरो आया, और उसने आके उसको देखा और वापस चला गया। मेरे वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है सर। पहली बार फीमेल के साथ वो आया, 5 मिनट के बाद उनके मुंह में तिनके थे, उन्होंने रखे, मैंने ताली बजाई, लोग वाकई निकल के आए घरों से, जिनको पता चला कि हाँ घोंसले में चिड़िया आ गई। वो 19 के 19 घोंसले चले गए। 17 फरवरी को वो हमने सारे घोंसले चेक करे, सबके घरों में जहाँ लगे थे सब में चिड़िया थी। आप सोचिए वो 2008 का टाइम था, फरवरी का महीना, बसंत पंचमी के बाद जब चिड़िया अपना घोंसला ढूंढना शुरू करती है। और इस साल हमने अपने 7 लाख घोंसले पूरे करे। क्या बात, बहुत बढ़िया। सोचिए 12 से 15 लाख बच्चों तक, लोगों तक, कम्युनिटीज़ के साथ हम पहुँचे। करीबन 7,000 स्कूल हमने अब तक कवर करे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फॉरेन में भी जहाँ हमने सिखाया वहाँ भी। तो मुझे लगता है एक बहुत छोटा सा तिनके का सफ़र था। जो घोंसला बचपन में छत के ऊपर देखते थे वो निकल के मैं चिड़िया को क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि मेरे जैसे एक आम आदमी को, जो शायद पढ़ भी नहीं पाया ढंग से नहीं पढ़ पाया, फादर की डेथ के बाद जी पढ़ना, जी जी काम जी करना, जी ये जी। सब करना, लेकिन उसने फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया। तो सारा क्रेडिट तो मैं उस चिड़िया को देता हूँ, और उससे बड़ा क्रेडिट मैं उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने हम लोगों से घोंसला सीखा, अपने घरों में लगाया, लगा के फोटोग्राफ हमें भेजे। अवार्ड मैंने कभी चिंता नहीं करी, लेकिन लिम्का बुक में कई बार नाम है, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, स्कूल के बुक्स के अंदर चैप्टर आए हमारे ऊपर। बहुत बड़ी बात है जीते जी जी आपका जी नाम बिल्कुल। स्कूल की किताबों में आ जाए, लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सपोर्ट करा, काफ़ी सपोर्ट करा। पर सबसे अच्छा मुझे ये लगता है जब बच्चे बना लेते हैं, और बच्चे बना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर में एक पौधा लगाते हैं सब्जी का, और उसमें पहली बार टमाटर आता है तो कई दिन तक आप उसको देखते ही रहते हैं, तोड़ते भी नहीं हैं, फाइनली वो सड़ जाता है, फिर मुझे लगता है कि अच्छा बाद में तोड़ेंगे। हाँ लेकिन हाँ। घोंसले का ये है कि मैं उसे माँ की कोख का दर्जा देता हूँ कि वो उतनी पवित्र है, जहाँ से एक नया जीवन निकलता है, और बिल्कुल घोंसले से बिल्कुल। उतना ही नया जीवन निकलता है, और प्रकृति में जाता है, और प्रकृति के संग मिल के उसको आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी गार्जियन अखबार ने एक आर्टिकल छापा मेरे ऊपर,
मुझे लगता है शायद पूरे वर्ल्ड ओवर से मुझे 1200 से ज़्यादा मेल मिली है लोगों की, और लोगों ने कहा हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे यहाँ के ग्रैंड चिल्ड्रंस को, यहाँ की कम्युनिटीज़ को सिखाइए, क्योंकि इनको घोंसले का पता ही नहीं है, इन्होंने कभी घोंसला देखा ही नहीं। ये तो लकड़ी का लगा देते हैं, उसके अंदर चिड़िया आ जाती आ जाती आ जाती, नहीं आती नहीं आती। तो मुझे लगा एक अवेयरनेस है। जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं बैंगलोर से, वो अपने बेटे से मिलने आई थी, उसी दिन वहाँ अपार्टमेंट में वर्कशॉप थी, उन्होंने घोंसला बनाया अपने कांपते हाथों से। 82 ईयर्स की थी। अच्छा। बाद में उन्होंने अपने बेटे के हाथ एक चिट्ठी भेजी हम्म। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करीबन 1200 बच्चों को जन्म दिया होगा 30 साल के कैरियर में, लेकिन मुझे पहली बार अच्छा लगा कि मैंने एक घोंसला लगाया, उसमें चिड़िया आई, मेरे लिए उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे संस्मरण भरे पड़े हैं सर, बस यही ज़िंदगी चलाती जा रही है। जी। तो दो तीन सवाल आए मेरे जी, जी, मन में। बिल्कुल। पहला तो ये है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पाप करे थे छत के ऊपर उसको आप चुका रहे हो मैं वापस। सोचता था सर, सोचता था, मुझे लगता था मुझे बहुत सजा मिलेगी, एक ऐसी सजा मिलेगी, मुझे ये जाएगा कि प्रभु ने कहा अच्छा तूने घोंसले के अंदर ये हरकत करी, अब तू इनके लिए घोंसला बना। ये हो सकता है जी वो जी नेस्टमैन, बिल्कुल। शायद जो नेस्टमैन कहा जाता होगा इसीलिए कहा जाता होगा, पर मुझे अंदर से बहुत सुकून है सर, मुझे बहुत सुकून है कि मैंने गलती करी, लेकिन गलती का मुझे खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, मुझे उसका प्रॉफिट मिला, ब्लेसिंग मिली। और कहते हैं ना घर देना बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम है, बिल्कुल। और ये ब्लेसिंग मुझे इतनी मिली है अफराद में सर, मैं बता नहीं सकता, ये तो है। तो जैसे ये बार बार कहा जाता है कि चिड़ियाएं हमेशा उसी घोंसले में आती हैं जो खुद से बनाती हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया इस तरह के आर्टिफिशियल देखिए 3 घोंसलों चीज़ें को? हुई हैं सर बहुत ज़बरदस्त। एक तो कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई, जो उसके घर बनाने की जगह थी, मीटर बॉक्स, स्विच बोर्ड, पंखा, हम्म आपका अगर ये कमरा खुला होता, कहीं से जगह होती, एसी के ऊपर अपना घर बना लेती वो, है ना। वो जगह ढूंढती थी, वो जगह उसे मिली ही नहीं कहीं। सेकंड, कबूतर बहुत बढ़ गए। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट मुझे कहना भी नहीं चाहिए। कबूतरों की तादाद सबसे ज़्यादा हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं कि टावर्स, उसकी कोई स्टडी मैंने अब तक नहीं पढ़ी। मैंने हिंदुस्तान के पूरे मुख्तलिफ टावर्स मतलब जो टेलीफोन वाले हैं, फोन टेलीफोन के वाले हैं, टावर्स, हाँ। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ 40 टोल प्लाजास के ऊपर, जहाँ सबसे ज़्यादा टावर होते हैं, घोंसले लगाए हैं, और सब ऑक्यूपाइड हैं। आप सबसे नियरेस्ट नोएडा में देख सकते हैं, जो मयूर विहार वाला टोल प्लाजा है, 16-17 के करीब अभी लगे हुए बचे हैं, 50 में से सब में चिड़िया है। तो मुझे लगता है हमने उनका खान पान बिगाड़ दिया। पहले छतों पे हम गेहूं धोते थे, आलू के चिप्स, बढ़िया, ये सब घर में बनती थी, वो उसकी फूड चेन थी, हमने वो भी ख़त्म कर दी। हम लोग क्यों चिड़िया, मतलब आपको याद होगा आपके बुजुर्ग लोग सूरज को जल चढ़ाते थे, बिल्कुल। उसमें चावल की कनकी डालते थे थोड़ी सी, जैसे ही आप जल चढ़ाते थे कनकी नीचे गिरती थी, कहीं से भी फुदक के आ जाती थी। ख़त्म हमने खुद करा उसको, अब बुलाना भी हमें खुद ही पड़ेगा उसको। हमने ही चिड़िया उड़ते खेलते खेलते, चिड़िया उड़ खेलते खेलते उसको उड़ा डाला। कितनी प्यारी चिड़िया थी वो, आपसे बचपन से जुड़ी, उसकी आवाज़ से उठते थे, बच्चों के नाम उसके ऊपर रखे जाते थे। अब गौरैया की बात करें। गौरैया की बात कर रहा गौरैया के साथ क्या है कि अभी मतलब 2018 में उसके बाद से हूँ जी, मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत ज़्यादा ही फील करना शुरू कर, गौरैया नहीं दिख रही नहीं दिखती। और बहुत ज़्यादा पेन हुआ कहाँ हमें। रहते हैं आप? हमें सेक्टर 119 नोएडा में। अच्छा, तो उसके बाद अभी जो है 3 साल से गौरैया आती हैं हमारे, बड़ी बड़ी बालकनीज, इतनी बड़ी हाँ, बालकनीज है, अब आती हैं वो, बहुत सारे खूब पेड़ लगे हैं तो अब आती हैं 8-10 गौरैया आके बैठी लगाइए रही। उनके लिए घोंसले एक बार, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। लगाइए। और और ये मेरी जो सीजन है बड़ी वाली उनका। बेटी है उसके अंदर कुछ नेचुरल है शायद, तो वो अगर जाएगी उनके पास तो उड़ती नहीं है हाँ, वो। नहीं उड़ती होंगी। मतलब कबूतर भी नहीं उड़ेंगे उसके, अगर वो निकल गई बालकनी में अनाज लेके, तो उसके मुझे देख के भाग जाते हैं, मेरी पत्नी को, मेरी छोटी बेटी को देख के भाग, क्योंकि वो 2 साल की है, बड़ी वाली बेटी को देख के रुक। इसीलिए मैंने अभी इनको मैसेज करा है, यही कर रहा था कि उसको बुलाओ मेरी बड़ी वाली बेटी को, क्योंकि वो आपसे मिलेगी जरूर एक बार। इंसान की मक्कारी आँख की जो होती है ना, वो दूसरा इंसान नहीं पहचान पाता, पर चिड़िया आपकी आँख के प्यार को समझ जाती है, याद रखिएगा। वो आपकी आँख का प्यार समझ जाती नहीं, है कि मेरे ये साथ क्या आदमी, प्यार बहुत है, पर हो सकता है मुझे उतना वो इनोसेंस ना हो जो काया मेरी पे फर्क बेटी है, में। काया पे फर्क है, वो कहते काया हैं ना पे उसे, फर्क। उसके अंदर हाँ, जो वो इनोसेंस है, इनोसेंस है वो इनोसेंस शायद ना हो, इसलिए से नहीं, उड़ जाती वो हैं नहीं भी हो बार। सकता है। और मुझे लगता है कि हमें करना भी चाहिए, हमारा फर्ज भी है। नेचर ने क्या मांगा? अगर नेचर, मतलब नेचर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कायदे से देखें, वो तो बनी हुई है, आबाद बह रही है ना, हमें ज़रूरत है नेचर की, हम ही नहीं संभालते ना उसको। आपके पूर्वजों ने कितना खूबसूरत फॉग दिया था आपको, है, धुंध होती थी, एक एक महक होती थी उस धुंध में, चलना देखना। अच्छा, कभी धुंध आ जाती सुबह का, अरे यार आज मज़ा आ गया, गुरु आज स्कूल की छुट्टी हो गई। अब क्या मिलता है? अब स्कूल की छुट्टी स्मोक की वजह से होती है। तो अगर अब भी नहीं संभले हम, और मैंने बच्चों को जोड़ा इसीलिए था सर, इसीलिए जोड़ा था कि बच्चे के मन में अगर एक बार कंजर्वेशन की ये बात आ गई, तो मुझे लगता है कोई नहीं निकाल पाएगा।
बचपन से बैठ जाएगी। हमने सिखाया ही नहीं कभी। हमने क्या सिखाया बच्चों को? पेड़ लगा दीजिए, पेड़ वातावरण को अच्छा करते हैं। कितने पेड़ लगाते हैं आप देखते हैं जब रिचुअल्स होते हैं तो कितने पेड़ लगते हैं और कितने बचते होंगे? आप अपने हिसाब से लगाइए। ये जो बचने वाली बात आपने बोली है, हमारे एक संस्था है जस्ट विश, तो उस पे हमने 2 साल पेड़ लगाए हैं। तो हमारा ये प्लान था कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 पेड़ बचने चाहिए। हमारा ये प्लान कभी नहीं होता कि पेड़ 10,000 लगा 10,000 दिए। लगा दो। हमारे होता है कि 1000 पेड़ लगाएंगे, उसमें 365 हम बचाने हैं कुछ भी करके। तो हमने 2 साल करा है और दोनों साल हमने बचा दिया 365 पेड़ों को। तो वो ये बहुत प्लान, बहुत इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग देम, द आइडिया इज टू कीप देम, कि वो मैं भी यही बढ़ते कहता हूँ कि आप उन पेड़ों को संभालिए जो लगे हुए हैं। आप दोस्त तो बनाइए, आप पेड़ से बात करके देखिए सर एक बार, पेड़ बात करता है, आपको एहसास होगा। आप किसी भी पार्क में जाके बैठें और वहाँ हवा भी ना चल रही हो, चिड़िया की आवाज़ भी ना हो, सरसराहट भी ना हो, आप कितनी देर बैठ पाएंगे? आप बंद कमरे में कितनी देर बैठ पाएंगे अकेले? 10 मिनट के अंदर जी घबराने लगेगा ना। तो यही सारी चीज़ें आजकल बच्चे तो ज्यादा ही हो रहा है। बहुत जैसे ज़्यादा है। जैसे आप आप कह रहे हैं ना कि जिस एज से आप आए हैं, मेरे पिताजी हैं या मेरे चाचा हैं, वो इतना नहीं उनको टेंशन होती, नहीं है बड़े टेंशन, मुझे नॉर्मल कोई रहते हैं वो। आधा घंटा फुटबॉल हम लोगों खेलता में हूँ सर एक बार मजे में। फोन दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम लोग 62 साल का हूँ सर, हाँ हाँ ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, हाँ। आंखें काम कर रही हैं, अभी दांतों से खाना खा रहा हूँ। और सोचिए इतनी पॉवर्टी से ऊपर उठे हो आप। कई लोग नहीं कुछ होता, नहीं था सर। कई लोग इस पे ब्लेम कर देते हैं, बहुत गरीब सर था मैं, कुछ कुछ नहीं नहीं, बचा। किस चीज का गरीब सर, हाँ किस चीज का हाँ गरीब हाँ आप मुझे बताओ। मैंने जब पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जॉब करते हुए 1800 रुपये मिले रिटेनरशिप के, तो मैंने 10 महंगे साबुन खरीदे। मैंने बोला यार अच्छे साबुन खरीद के नहाऊंगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अमीर और गरीब दिल में है सर। मैं भी गरीबी के दिन से काटे हैं, मैंने बहुत काटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि सर खाने के फाके पड़ गए, आज रात को क्या खाएंगे, ये तो कभी नहीं हुआ सर। खुदा मेरे की साथ दया हुआ है वो। मेरे साथ हुआ है सर वो, हम लोगों के परिवार में हुआ है ये। से। खुदा की दया से इसलिए नहीं हुआ कि मतलब सपोर्ट रही कि चलो ये खाना तो मिल ही जाएगा। एक आदमी जिसके सिर के ऊपर फादर ना हो, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, भाई को बिल्कुल भी पालना है। हाँ और रिश्ते फिर कितनी जल्दी बदलते हैं ये आपको पता है सर, कि रिश्ते जी जी कैसे जी, बदलते हैं जब आपके इमीडिएटली सिर पे चेंज कोई जाते नहीं हैं। होता, आपका कोई नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच शायद 14.5 साल की उम्र में जब फादर की डेथ हुई सीख लिया था। जब अंतिम आहुति उनको दी, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 100-125 लोग थे, सब अपने अपने ग्रुप बना के, कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई ऑफिस की बात कर रहा है। तो मुझे बोला ये सिर्फ यहाँ तक आए थे बस, इसके बाद इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। ये जिंदगी बेटा तेरी है, दीवार तेरी है, हथौड़ी तेरी है, कील तेरी है, तू नहीं ठोकनी है, तू नहीं कैलेंडर छापना है अपना उसके ऊपर। तो ये मैंने उस दिन सीख लिया था सर, और एक ही रात में 24 साल का हो गया था, मेरे को ये याद है बस। मैंने उसी चीज़ को देखा और जिद लेके चला मैं हमेशा ज़िंदगी में कि ये करना है तो करना है। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी, जो आज मतलब इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें ज्वाइन करा था, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर काम करता रहा, सब कुछ करता रहा। अचानक एक दिन रात को 1:30 बजे छोड़ के आ गया। मुझे लगा मेरा काम ही नहीं है। यहाँ के मैंने बहुत सारे एनजीओ के संग काम करा, एनजीओ अच्छे भी हैं, बदमाश भी हैं। मैं फंड रेजिंग में तेज़ था, फंड लाता था, अच्छा इतना करके इतना कर लेते हैं। फिर मुझे लगा नहीं। मैंने 2012 में इकोरूप फाउंडेशन बनाई थी सर अपनी। आप सोचिए, अवार्ड की लिस्ट है पूरी, उसके ऊपर 16 लोगों का काम निकलता है, उनसे सैलरीज मिलती हैं उनको। कोविड के टाइम में बुरी हालत जरूर आई थी सर, कोई काम नहीं था। हम स्कूल्स के संग करते थे, स्कूल बंद हो गए थे। ऑनलाइन करते थे, स्कूल कहता था ऑनलाइन का काय का पैसा देना आपको, ऑनलाइन तो आप घर से ही कर रहे हो सर। बिल्कुल एंड के अंदर जब सारे स्टाफ की सैलरी के 2 महीने रह गए, मैंने कहा बस अब मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे सर। अचानक मुझे एक फ़ोन आता है और वो मुझसे ये कहता है कि सर आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? हम आपको एक अवार्ड दे रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा यार ये बैंक अकाउंट मांग रहा है। बोले खाली हो जाएगा जितने भी हैं। तो मैंने कहा एक अकाउंट में 2,500-3 हज़ार रुपये पड़े, वही वाला दे देते हैं। मैं दे दिया सर। वो बहुत अच्छी रकम एक आई, जिससे 2 साल तक आगे आने वाले सबका काम चला। तो वो है, वो देख रहा है ऊपर ना, कहते हैं ना वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा। अब वो भूखा अगर अपनी किस्मत से सो आप बात अलग है, लेकिन वो भूखा नहीं सुलाएगा और वो काम देता है, और काम करने वाले के लिए कभी कमी नहीं है सर। बिल्कुल सही। मैं 48 साल की उम्र में लोग हंसते थे, इस उम्र में यार घोंसले बनाओगे और कोई काम नहीं मिला। मेरी वाइफ से भी कहते थे क्या हो गया इनको, क्या हो गया? अब मैंने कहा जो हो गया वो हो अब गया। मैं वही लोग यही तारीफ करते होंगे कि वाह वाह क्या काम किया। फोटो खिंचवाते हैं ना सर, फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल के पीछे हमराई फिल्म की शूटिंग हो रही थी, रणधीर कपूर की। हम फोटो खिंचवाने चले गए तो वहाँ से पिट के आए एक थप्पड़ खा के। मैंने बोला जरूर। फिर जब रणधीर कपूर को एक बार मैं मिला था बॉम्बे में, तब मैंने उनको बताया ये बात। मैंने कहा हम लोग फोटो खिंचवाने आए थे, बॉन्टा है वो जो पीछे सिविल लाइन्स के पीछे वहाँ। तो वो ठीक है सर, आप फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है कि नेस्ट मैन है। बच्चे भी कहते हैं सर, हमने बैटमैन सुना था, स्पाइडरमैन सुना था, नेस्ट मैन क्या होता है?
तो वो नेस्टमैन की ऐसी वो नहीं है, लेकिन हाँ मन में एक सुकून है बहुत बड़ा कि आपने कम से कम किसी को घर तो दिया, वो एक सबसे बड़ी बात है। No. और नेचर के संग आप एक काम करेंगे ना, वो आपके संग दो काम करेगी सर, मेरा ये मानना है। मैं बहुत मुकद्दस मन से करता हूँ, बहुत मुकद्दस दिमाग से करता हूँ, और वो मेरे को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता है। और सपोर्ट भी दी लोगों ने, बहुत सपोर्ट दी, खुल के सपोर्ट दिया। अच्छा आप करो सर, हम आपके साथ खड़े। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। आप कोई भी एक टास्क उठा लो, उसमें आपको 1 मिलियन लोग तो मिल ही जाएंगे जो बोलेंगे हाँ सर मैं आपके साथ हाँ हूँ, मैं आप करो ये। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, आतंकवाद भी हो सकता है बाय द हाँ वे, कोई बड़ी हर बात चीज के लिए कुछ भी समर्थन हो है। सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मतलब हो सकता है आप शैतानी प्रवृत्ति के हो, उसमें भी आपको 1 मिलियन लोग मिल जाएंगे, हाँ भाई हम आपके साथ हम खड़े आपके हैं। साथ हैं सर। हाँ मेरी हाँ बेटी ने बड़ी सपोर्ट करी है, निमेश ने बहुत सपोर्ट, मोनिका ने, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करी। मेरी बेटी कंटेंट लिखती सबसे थी बड़ा मेरे लिए सारा। सपोर्ट तो आपकी वाइफ का रहा घर होगा। का ना सर, वाइफ का रहा, नहीं तो घर कैसे चलता सर, आप बताओ कैसे चलता घर। मैं मोनिका को कई बार कहता हूँ, जब बैठे होते हैं मैं बात कर रहा था, मैंने कहा यार अगर तुम लोग नहीं होते तो, उसने कहा ऐसा नहीं होता, तुम एक अच्छे काम में लगे थे, हम लोगों को तुमसे जो जोड़ा गया वो इसीलिए शायद जोड़ा गया ना, इस काम को आगे बढ़ना था। ये तो ऊपर से लिख के ही आती है ना नियति। अब लोगों का ब्लड प्रेशर तो बैंक अकाउंट के साथ चलता है, पैसे कम हुए तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पैसे बढ़ गए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। पर हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है बरकत खुदा ने बहुत दी, और बरकत का मैंने एक बहुत अच्छा फार्मूला बनाया है कि आपकी बरकत जब है जब आपको ये ना पता हो कि आपकी इस जेब में, इस जेब में, इस जेब में कितने पैसे हैं। अब पता ही है यार, 50 इसमें पड़े, 25 में, 30 इसमें, तो काय की बरकत। बरकत जब ही आती है जब आप उसको बरकत की तरह लेते हैं, और मैंने लिया सर। मुझे लगता है एक धन्यवाद है, चिड़िया को मैं घोंसला बनाता हूँ, लोग दाना देते हैं ना, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोट करी, चिड़िया खाना खाने के बाद ऊपर देखती है आसमान की तरफ। मुझे लगता है वो खुदा को धन्यवाद करती है कि मुझे आज का खाना मिला, या उसको धन्यवाद करती होगी। तो हमारे घर की एक दुआ बड़ी मशहूर है कि खुदा उन हाथों को बरकत देना जिस कमाई से इस घर में खाना आया और जिन हाथों ने ये खाना बनाया। तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो और दुआ हो नहीं सकती सर, दोनों हो गई। तो चिड़िया भी वही दुआ देती है कि जिसने खाना दिया उसको भी दुआ देना, बरकत देना उसको, और तेरा तो ईश्वर है ही। बहुत सारे जानवर खाना खाने के बाद ऊपर देखते हैं, हमें नहीं पता वो क्या दुआ करते हैं क्या नहीं, पर कहीं तो कोई ताकत है जो उनको जोड़े हुए अपने साथ के संग। तो ये है सर। ये जो दुआ का सिस्टम है क्रिश्चियंस में बहुत अच्छा है। ये हिंदूज में भी था पहले, बट हिंदूज भूलते चले जाए अपनी सारी चीजों को। पर हिंदूज क्या करते थे, खाना सर मैं खाने से पहले ऐसे कर बैठ के ना, वो ऐसे पानी ऐसे डालते थे और मंत्र पढ़ के फिर खाना खाते मैं थे। 16 साल का था जब मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ गया था। मैं किताबें पढ़ा करता था, अच्छा 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 और अब पूरा खानदान ही मेरा क्रिश्चियंस में बिलीव करते हैं। हम लोग क्रिश्चियनिटी में अच्छा काम अच्छा। करते हैं, संडे स्कूल में जाके हाँ, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते क्योंकि हैं। आप जो प्रार्थना बोली ना, मैं यूएस में हाथ पकड़ के बोल चुका हूँ खाना खाते टाइम पे। यही बोला तो जाता है, एग्जैक्टली यही यही बोला है है। दुआ, हाँ वही हाँ है सर। हाँ 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 आप हाँ। अपने लिए क्या मांगोगे खुदा से? आपको खुदा ने जिंदा रखा हुआ है। आपकी जिंदगी कब तक है सर? कब तक है आपकी ज़िंदगी? जब तक आप अपने हाथ से खाना खा रहे हैं और अपने पैरों पे चल रहे हैं। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा सर, डॉक्टर लिटा देगा बेड के ऊपर, एक नसों में आपके वो कीलें डाल दी जाएंगी, नर्स आएगी, जब आपके घर वाले मिलने आएंगे आपको उठा के सजा सवा के कंघी करके बैठा देगी, सर आज कितना अच्छा फील कर रहे हैं देखिए। तो वो आपकी ज़िंदगी वहीं वाइंड अप है सर। आपकी ज़िंदगी जब तक है जब आप अपने हाथ से खाना खा रहे हैं और अपने पैरों पे चल रहे हैं। जिस दिन वो ख़त्म, आप समझिए बुलावा आ रहा है बस। मेरा तो ये मानना है सर। बाकी तो दुनिया में कौन किसका हुआ है सर, कोई किसी के साथ, सब अपनी काट रहे हैं। तो ये अपना जो आपका जो स्टूडियो का करियर है, जो आपने दूरदर्शन में काम करा, और उस तरफ वहां पे, पहले तो ये बताइए वहां पे काम कैसा रहा आपका, और उधर से अचानक से आपने, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग टू गेट इनटू दैट करियर, कि बहुत बढ़िया करियर है मैं ये तो, अखबारों डॉक्यूमेंट्रीज में, बनाना हाँ, और ये करना। मैं उधर से अखबारों आप इधर में कैसे मूव हो मैं गए? अखबारों में फोटोग्राफी करता था, फ्रीलांसिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया के आप साथ लग रहे ही हैं फोटोग्राफर। खूब फोटोग्राफी करता था, और हाँ खूब हाँ फोटो छपती थी, हाँ हाँ। इलस्ट्रेटेड वीकली, शो टाइम, फिल्म फेयर, सबके संग करा काम। मैं दिल्ली आया था एक सेशन करने के लिए। सिंह बंधु नाम सुना होगा आपने, जो क्लासिकल सिंगर थे, अच्छा अच्छा। राग गाया करते थे और हाँ हाँ। क्लासिकल सिंगर भी थे। तो मुझे एक धर्मयुग मैगजीन निकलती थी, उससे एक धर्मयुग, हाँ हाँ। अपॉइंटमेंट मिली थी कि अच्छा आप उनके फोटोग्राफ कर लो। तो मैं उनके घर फोटोग्राफ करने गया था। तो पद्मा सचदेव उनकी वाइफ थी, जो डोगरी की कवित्री थी। तो हस्बैंड वाइफ के और उनके सिंगर्स के मैं फोटोग्राफ कर रहा था। मैं हमेशा अवेलेबल लाइट में काम करता था, मैंने लाइट कभी यूज़ नहीं करी, लो लाइट अच्छा फोटोग्राफी ही करता था। अच्छा। तो मैंने फोटोग्राफ करे, उनको बहुत पसंद आए। तो बोले यार ये फोटोग्राफ मैं अपनी जैकेट पे यूज़ कर लूँ, कैसेट की नई आ रही है। मैंने कहा कर लीजिए। अच्छा तुम आना यार, कभी बैठेंगे बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बोले यार तुम्हारा दिमाग फिल्मों में बहुत चलता है, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों के संग रहा।
तो उस दौरान में सब सतीश कौशिक, राजा बुंदेला, आनंद देसाई, नीना गुप्ता, मीता, ये सब लोग मेरे साथ ही थे। तो उन्होंने कहा यार तो फिल्में शुरू करना चाहता हूँ, कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? बोले तुम सिखों के शब्द के ऊपर बहुत काम करते हो, तुमने कहा था तो जा जाके गुरुद्वारे में शूट कराए, चलो शब्द के ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं दूरदर्शन के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोनिका को कहा, ये 88 की बात है, गाँव सच्ची बानी करके एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बनाया, मैं उनके संग मैंने शब्द शूट कर दिए। मैं प्रोड्यूसर था उसका, कैमरामैन वगैरह हायर करे, जामिया का पहला बैच था, उनको लिया और वो शुरू कर दिया। बस उसके बाद जो शुरुआत हुई वो फिर ख़त्म नहीं हुई। फिल्में बनती गई, बनाते गए, फिल्में बनती गई। गिरीश कर्नाड जी के साथ एक सीरियल बनाया, प्रोफेसर वासन, क्षीर सागर के असिस्टेंट ने शूट किया। डॉक्यूमेंट्रीज करी, हिंदुस्तान की पहली ISO 9000 और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे फिल्म बनाई फिक्की के लिए। क्या बात। सुरभि के साथ जुड़ गया, फिर सिद्धार्थ जी के साथ नॉर्थ इंडिया में स्टोरीज करता था छोटी छोटी, कभी पोलो पे, कभी बहुत जूट के ब्यूटीफुल ऊपर। थी सुरभि। तुम लोगों ने सुरभि नहीं देखा ना? ये लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद ढंग से। सुरभि मैंने, ढंग मुझे से पैदा छोटा नहीं था, हुए मैं होंगे। सुरभि देखता था, आय हाय इतना खूबसूरत शो, और इतने प्यार से बताते थे वो दो लोग, दूसरी महिला की रेणुका साहनी। रेणुका साहनी, इतना बढ़िया शो सिद्धार्थ जी होता के साथ फिर मैंने भूमि में भी काम किया, एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने एक सीरीज अच्छा, शुरू करी थी, अच्छा, उसमें मैं स्टोरीज बनाता अच्छा था। अच्छा। बस वो बनाते बनाते ना पता नहीं क्यों मन उचाट तो हो रहा था, तब तक मुझे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ से ऑफर आ गई और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो मेरे को 16-17 लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, तो मैं भी गया था। तो कंटेंट बनाना और स्टूडियोज़ को बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारी मिली। 3.5 साल मैंने काम करा, पर बड़ी घर से अलग रहना पड़ता था, बड़ा दुख भी होता था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं यार, अब कहाँ घर से सही अलग रह रहे। बात है। फिर मैं एक दिन रात को 1:30 बजे रिज़ाइन करके वापस आ गया ही नहीं। फिर बस वो फिल्में भी धीरे धीरे छूटती गई। अब घर में भी मुझे लगता है अब ये लोग तो इसके ऊपर आए हैं। हम लोगों ने लो बैंड पे शुरू करा था, और EV5 करके एक मशीन होती थी इफेक्ट लगाने की, जिसके मशीन 1 महीने बाद हिल जाते थे इफेक्ट, फिर दोबारा लगाने पड़ते थे। बी रोल बनाने के लिए तीसरा रिकॉर्डर लाना पड़ता था, मार पिटाई होती थी बहुत स्टूडियोज के अंदर, हाँ हाँ 2-2 हाँ घंटे हाँ। 3-3 घंटे की बुकिंग। तब दूरदर्शन से जुड़ा था उस समय। मैंने फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पे एक सीरीज बनाई थी, एक कहानी पत्ता बोले। ये उन फार्मर्स के स्ट्रगल पे थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के अंदर काम किया था। वो एक मेरी बहुत अच्छी सीरीज थी। फिर मैंने प्रोफेसर वासन बनाया, फिर मैंने नई दिशाएं करके एक फिल्म बनाई। तो इस तरीके से करते 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 ये काम चलता रहा। फिर मैंने हिंदुस्तान की हवेलियों को डॉक्यूमेंट किया बहुत अच्छा वीडियो के ऊपर। 13 देशों मतलब स्टेट्स के अंदर जाके हवेलियों पे बनाई, लकड़ी तो की आप मतलब हवेलियाँ। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्रीज सर अब बनाते मन थे? ही नहीं करता, अब मन ही नहीं पर उस टाइम आप डॉक्यूमेंट्रीज ही करता, सिर्फ बनाते थे ऐसे कि डॉक्यूमेंट्रीज करता मतलब, था और बहुत अच्छा काम था। हाँ हाँ, कि अच्छी मतलब टर्नओवर हवेलियां थी, कैसी हैं और वो सब, अरे क्या बात। बहुत अच्छी टर्नओवर थी। खूब डॉक्यूमेंट्रीज करता था। और ये मान के चलिएगा कि हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान के हर जगह जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग हैं ना, उनको घूमने का जितना लुत्फ आता है उतना किसी को नहीं आता। एक तो हर जगह देखने को मिलती है, ऊपर से एक्सेस फंडेड होता है, फंडेड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब हवेली को एक अलग एंगल से पूरी हवेली देखनी है बिल्कुल मुझे, बिल्कुल। मतलब भागना नहीं है कि ना ना मतलब ना। जय और भागना नहीं है कि फिर देख लिया चलो चलते मैंने हैं। अपने बॉम्बे के एक दोस्त के लिए पूरा कोऑर्डिनेट किया, फूड फॉर ऑल करके। तो उसमें करीबन 18 धर्माचार्य जो हिंदुस्तान के, उनसे फूड की इंपॉर्टेंस के ऊपर काम किया मैंने। तो अलग अलग इंटरव्यू किए, पूरे अलग अलग धर्मों में जाके देखा, तो लगा यार क्या है, कहीं गुरुद्वारे में शूट कर रहे हैं, कभी पारसियों के यहाँ शूट कर रहे हैं, कभी अपना जूइश लोगों के साथ शूट कर रहे हैं। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला, लगा कि ज़िंदगी कितनी वास्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी से ज़्यादा कलरफुल कोई नहीं है। अगर आप कलर उठाना चाहें, एक कलर से आप कई कलर बनाते ही हैं ना, लेकिन ज़िंदगी तो भरी पड़ी है सर। मुझे राजस्थान बहुत अच्छा रहा फिल्मों के लिए शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान में सिर्फ एक समुद्र नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ है, सही बात। कलर जो है राजस्थान का वो कहीं बीट नहीं कर वो सकते। चुनरी उनकी इतनी खूबसूरत होती है। खाने का मैं शौकीन हूँ, तो जहाँ भी जाता था खाने के ऊपर करता था। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फूड वॉक करा करता था चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में, क्योंकि रहने वाला वहीं का हूँ, तो एक एक अड्डा पता है। वो मुझे लगा वो बहुत कमाल की चीज़ है। पर मैंने हर चीज़ को तकरीबन इन्वायरमेंट से जोड़ने की कोशिश करी। वो मेरे बेटे ने मुझे एक सलाह दी थी एक दिन कि हम लोग ना बहुत पछताएंगे आगे आने वाले टाइम में कि हमने ये क्या करा। हम खुद ही अपने आप को खोद रहे हैं, अपनी कब्र को अपने आप बनाते जा रहे हैं। और जब गिरेंगे ना, तब कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं होगा, हमें खुद ही अपने हाथ से मिट्टी ना डालनी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जुड़ती गई। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को बचाना, पता नहीं भाई अब लोगों, मैं सबको यही कहता हूँ, आप ATM कार्ड की तरह क्यों नहीं यूज़ करते? आप अपना ATM कार्ड कितनी किफ़ायत से यूज़ करते हैं ना।
2000 निकालने होंगे तो सोचते सोचते 1500 निकालोगे, चल 500 बाद में निकालने के। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों बर्बाद करते हैं हम लोग? हमने कुएं खत्म कर दिए, हमने तालाब खत्म कर दिए। गांव में कुओं के अंदर पहले क्या होता था, हम झांकते थे पानी दिख जाता था, पानी अब नहीं दिखता दिखता। नहीं है, कहाँ से दिखेगा सर? है ही नहीं ना, छोड़ो ही नहीं हमने। मैं रामवीर से कई बार कहता हूँ हम लोग तालाब ठीक कर रहे हैं, तालाब कितने दिन जिंदा रखते हैं ये लोग? मैंने रामवीर के गांव के पास एक अभी कंपनी के साथ तालाब ठीक किया, 12 लाख रुपए उन लोगों ने लगाए। 6 महीने के बाद जाके देखा उसमें सोफा निकला एक पुराना, किसी ने अपना सोफा ही डाल दिया उसमें, खराब हो रहा था। तो क्यों हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमें तो हमारा कोई हक तो नहीं है ना उसके ऊपर। हक तो आगे आने वाली जनरेशन का। हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा दिया था सर हमें, हर चीज़ अच्छी थी। फ्रिज तो नहीं होते थे, जाली की अलमारी में 5-5 दिन खाना रह जाता था ना, फिर कैसे रह जाता था वो? हर चीज़ थी। मैंने भी बच्चों के साथ एक किताब तैयार करी है, आधी तैयार हो गई। बेसिकली बहुत अच्छा है उसका, उनके एक्सपीरियंस लिए हैं, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अपने दादा नाना उन सब लोगों से उन्होंने पूछा है कि आपके टाइम में एनवायरनमेंट अच्छा क्यों था, क्या करते थे आप लोग, पानी को कैसे साफ रखते थे, क्या करते थे। लिखी दूसरी किताब चलो चहकती महकती दुनिया को ढूंढें। ये बच्चों की स्टोरीज है जिन्होंने नेचर को बहुत देखा, समझा, करा। ऐसा नहीं है हर बड़ा आदमी। मैं कपिल के शो में गया, मुझे लगा लोगों ने सब ने कहा मजाक उड़ा देगा यार बॉस। सर 3 मिनट तक मैं बोलता रहा कंटिन्यूस, आदमी ने सुना, उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्टर बन के निकला हमारा वो। तो ऐसा नहीं है, लोग करते हैं सपोर्ट, आपको अच्छा लगेगा तो आप मैं करेंगे आपसे कह रहा हूँ ना कि हर आदमी अपनी अंधी दौड़ में लगा है, बस। और आप जैसा या रामवीर भाई जैसा एक आदमी जब कुछ अलग करता है तो हमें लगता है कि यार मेरे अंदर भी बचपन में एक बंदा था जो ये चाहता था, पर ये कर रहा है तो चलो मुझे इसके साथ जुड़ना है। ये सच है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम सभी के अंदर जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एनवायरनमेंट को लेके हमारा आता प्यार है होता है, सबके मन में, चिड़ियाओं सबको लेके होता सबको लेके है। आता है। जैसे ही आप जैसा कोई बंदा मिलता है, हमें लगता है नहीं इसके साथ जुड़ के रहना चाहिए, हमें इसके साथ काम करना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी जब एनिमेशन करता था, तो एक टाइगर की फैमिली थी। वो टाइगर की फैमिली शहर में आती है, एक आदमी से बार्टर सिस्टम करते हैं वो, कि हम 3 दिन आपके यहाँ रहेंगे, 3 दिन आप जंगल में रहना। तो उसके घर आते तो उनका घर बड़ा बिखरा हुआ था। तो वो शेर की पूरी फैमिली और बच्चे बच्चे सब खिलौने उन्होंने रख के, शेरनी पूरी किचन को साफ करती है, शेर बिस्तर पर बैठ के सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ रखना रखता है, बिल्कुल फिट कर देते हैं घर को। 3 दिन बाद वो आते हैं, एक दूसरे से चाबियाँ बदलते हैं जंगल की और उसकी। तो जाते आते शेर उनको कह के जाता है कि हमने आपका घर बहुत साफ रखा, आप हमारे घर की क्या हालत करके आएंगे ये हमें जाके पता चलेगा। तो कहानी वही है सर, जागना खुद को पड़ेगा। हथौड़ी आपकी है, कील आपकी है, दीवार आपकी है, नाम प्लेट तो आपको ही टांगनी पड़ेगी। कोई नहीं टांगेगा आपका नाम, ना कोई आपका काम टांगेगा। करना आपको पड़ेगा और हमें करना ही पड़ेगा। मैं तो इसी जिद को लेके, और मैंने अपने आगे बहुत अच्छी फौज बना दी है बच्चों की जो मेरे संग जुड़े। जो बच्चे मेरे संग छोटी उम्र में जुड़े हुए थे वो आज तक जुड़े हुए हैं, जो बड़े थे वो जुड़ते चले जा रहे हैं और चेन बनाते चले जा रहे हैं। जब तक जिंदा हूँ, हाथ पैर काम कर रहे हैं, यही काम करता रहूँगा। कमाने के लिए बहुत है, इस घोंसले से कुछ नहीं कमाता, लेकिन कमाने के लिए खुदा ने बहुत काम दिए हैं, अच्छे काम। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कर रहा हूँ, 4-4 साल से कर रहा हूँ, और वो लोग प्रेज भी करते हैं कि हाँ ये काम अच्छा है। तो मुझे लगता है चलेगा सर। आप जैसे लोग जुड़ जाते हैं, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। 160 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं मेरे कामों के ऊपर, और क्या चाहिए आपको सर? कभी हम सोचते थे यार, मैं एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की जो लिखा करती, जो हम फ्रीलांसर हुआ करते थे, मैं उनको मजाक में कहता था, मैंने कहा मैम मैं जब बड़ा बन जाऊंगा एक आर्टिकल लिखेंगी, चाय लेके आ पहले। उसके बाद जब उनका पहली बार मेरे पास फ़ोन आया आज से 3 साल पहले, उन्होंने कहा कि राकेश मुझे एक काम करना है तुम्हारे साथ। 3 अखबारों में उन्होंने बहुत बड़े आर्टिकल लिखे। तो और अचीवमेंट क्या चाहिए आपको सर? लाइफ में सब मिल जाता है, सब मिलता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे मुझे मुझे ये हमेशा फील होता है कि जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने लीक से हट, कल हमारे यहीं ऑफिस में जहाँ आप बैठे हैं, यहीं पे हेलमेट मैन आए हाँ थे। मैंने सुना है उनके बारे में बहुत। हाँ, तो उन्होंने उनके मित्र को खो दिया, और कल ही शूट करा है हमने उनको उनके साथ में। तो उनकी अलग कहानी है, उन्होंने अपना घर बेच दिया हेलमेट बांटने के लिए। उनके आपको 8,000 फॉलोअर हैं शायद। हाँ, अब सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति अपना घर बेचने को तैयार है अपने, अब ये है ड्रीम। लोग बोलते हैं आई वांट टू फॉलो माय ड्रीम, ये है ड्रीम कि आप अपना घर बेचने को तैयार हो अपने ड्रीम मैंने के कहा ना लिए। जिद यहाँ चाहिए वो। वरना सर अगर मेरी जगह कोई और होता, 10, 12, 15,000 बना देता, 20,000 कर देता, उससे ज़्यादा क्या करता?
और वो जिद अटक गई थी कि नहीं 14 साल हो गए, अब तो 14 साल में अब जब काउंटिंग करी पहली बार पूरी, सारे रिकॉर्ड निकाले स्कूल्स के इसके, तब हमने गिनीज बुक के लिए अप्लाई करा कि हमने कहा चलो वो भी कर देते हैं यार, सारे अवार्ड ले लिए, लिम्का में आ गया, सब जगह आ गया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं, यही कर लो अब। लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर, मैं बताऊं, लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, और अपने हाथ का बनाया हुआ घोंसला वाकई में एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि आपने ना कोई एक मन का काम करा, आपने जब लगाया उसको मन का काम करा और पसंद आया किसी को, और चिड़िया अडॉप्ट कर लेती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ठीक है सर, तो चल रही है एक ज़िंदगी। चलिए, आपसे आपसे ज्यादा अच्छा कोई बता नहीं सकता, इसलिए मैं, चूंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ जिस तरह के आपने काम करे हैं उस तरह के कामों में। तो मुझे बताइए, जब आप अलग अलग, जैसे आपने कहा हवेलियों पे आपने शूट करा है, तो आपके मन में जब आपने वो 13 जो भी आपने शूट करे, ओवरऑल क्या मन में आया आपके? व्हाट वाज योर फाइनल थॉट की, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आया नहीं, thought? मुझे आर्किटेक्ट बहुत पसंद था। अच्छा। मैं आर्किटेक्ट की पुरानी किताबें दरियागंज से खरीद खरीद के लाता था, पढ़ता था। हम्म। ये ऑल ऑफ सडन अचानक एक दिन दिमाग में आया, यार चांदनी चौक में हमारी एक पुरानी हवेली थी, उसका दरवाजा ही कम से कम 3 लाख रुपए का बिका था, जिसके ऊपर पूरी शिकार की गाथा उकेरी हुई थी उसने। तो मैं वो हवेली देखने गया था, और हवेली देखने के बाद मैंने उसको कहा, यार ये तो खत्म होता जा रहा है, ए होम फ्रॉम द पास्ट उसका नाम ये रखा जी था। जी जी। मैंने कहा तो खत्म हो रही हैं हवेलियां यार, हवेलियां तो खत्म हो जाएंगी, ये तो बिकती जा रही हैं सब धीरे धीरे, होटल बन गए उनके अंदर, है ना। तो मेरे मन में आया कि यार इसके ऊपर बनाना तो है। अब फिर वही मुश्किल, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट था। तो हमारी एक जान पहचान की आर्किटेक्ट दोस्त थी और उनके हस्बैंड थे, बहुत बड़ा नाम है उनका भाई। तो मैं बहुत डरता डरता गया, मैंने कहा यार मुझे ना इसके ऊपर कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मॉनेटरी। मैंने कहा मॉनेटरी कुछ नहीं है सर, मैं प्रपोजल सबमिट कर रहा हूँ, अप्रूव हो गया, 3 लाख रुपए मिलेगा। उस टाइम दूरदर्शन से 3 लाख मिलता था एक एपिसोड का, जिसका आजकल मेरे को 80-90 हज़ार ही मिलता होगा शायद। अच्छा। तो मैंने कहा अगर अप्रूव हो गया 10% दूंगा सिर्फ, याद रख लीजिएगा। कहने लगे ठीक है यार, तो 10% भी मत दे। उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्टें बना के दी, फिर शूट करने की परमिशंस ली, फिर चुरू कभी कहीं अलग अलग लोगों को हायर करा। जैसे राजबाड़ीज कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल में बिल्कुल, राजबाड़ीज होती हैं, राजबाड़ी शूट करी जब मैंने वहाँ कलकत्ता में जब शूट करा, तो लोगों को विश्वास ही नहीं आया कि राजबाड़ी अब खत्म होती जा रही हैं। अचानक आता ना आपको, इंसानों की प्रॉब्लम यही हाँ है। बस अचानक अचानक से याद होश आता आता, है, अरे ये खत्म हो अरे ये गया। खत्म हो रहा है यार, ये कैसे खत्म हो गया भाई। आपको, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, पर बहुत जल्दी धीरे 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 आपने देखा होगा कौवा वैनिश होता जा रहा है, कौवा बहुत वैनिश तेजी होता से, जा रहा है, अरे बाप रे, सही कह रहे हैं आप। बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। और पूर्वजों को खाना कौन देंगे? पिंजरे में रख के दिया था ना पिछली बार, यूपी की कहानियां पढ़ी थी ना आपने, नहीं लखनऊ और उस जगह पिंजरे में रख के कौवे को उन्होंने खाना दिलवाया था पंडितों ने। कौवा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बहुत कम होता जा रहा है, कौवे से ज्यादा अच्छा, इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। पर कोई स्टडी भी नहीं कर रहा कि खत्म क्यों हो रहा है। नहीं, स्टडी तो किसी चीज की नहीं करते ना सर, हम लोग तो सिर्फ एक निष्कर्ष निकाल देते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ये कर दो, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये कर दो। चिड़िया खत्म हो गई साहब, जितनी बीमारियां आई हैं, लार्वा खाती थी, टिड्डी खाती थी, मच्छर खाती थी, वो सारी बीमारियां उसके बाद ही तो बढ़ी ना, जब वो चिड़िया गायब हो गई। आप आने ही नहीं देना चाहते उसको। हाउस पैरो, घर में रहने वाली चिड़िया, आप उसको घर में ही नहीं आने दे रहे। RW में कितनी प्रॉब्लम आती है जब हम जाते हैं नेस्ट लगाने के लिए, अरे यार गंदगी फैलेगी बॉस, ये पॉटी करेगी, क्या करेगी वो यार, इतनी छोटी सी चिड़िया, वो आपको क्या मतलब इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर है वो चिड़िया, वहीं मिलेगी जहाँ सफाई होगी। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घोंसला बनाती है, आपने सब जगह बंद कर दी, वो नालियों के पीछे कहीं बेतरतीब घोंसला। ये घोंसला उसको क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, क्यों अच्छा लगा, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। हर आदमी, आप भी घर देखते हैं, घर देखने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, सिक्योरिटी कैसी है, वेंटिलेशन कैसी है, पानी आता है कि नहीं आता, लाइट कहाँ से आती है। तो इस घर में उसको सब मिल रहा है। कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसी जगह, चिड़िया वहाँ अपना घर जरूर बनाएगी जहाँ से उसको दूसरे प्रे बर्ड उसके बच्चों या अंडों को ना देख सकें, वहीं घर बनाएगी ना। कांटेदार झाड़ियों में बनाएगी। हमने पेड़ लगाने बंद कर दिए। हमने पेड़ लगाने क्यों बंद कर दिए साहब, हमें ऑर्नामेंटल ट्री ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लोकल ट्री लगाते नहीं, सारे बर्ड लोकल ट्री पे बनाते हैं। आपकी बुशेज होती थी, आप कनॉट प्लेस की, मैं आपको 32 साल पुरानी फोटोग्राफ एक देता हूँ, जिसमें एक मेट्रो स्टेशन जहाँ बना है, वहाँ एक पेड़ होता था, उस पर कम से कम 300-300 चिड़िया गौरैया बैठी रहती थी। और पेड़ कट गया, वो पेड़ कट गया, वो खत्म हो गया ना। आपने बुशेस काट दी सारी। आप अपनी हेल्थ को सीमेंटेड ट्रैक पर चल के अच्छा रखते हैं, और तुर्रा ये कि आप एक घड़ी पहनते हैं, स्मार्ट वॉच, जो आपको बताती है आपके दिल की धड़कन कितनी है। मुझे तो नहीं जरूरत पड़ी सर 62 साल की उम्र मुझे एक में। बात बताइए, गांव में जब हमारा फार्म हाउस बन रहा था
तो वहाँ पे एक आम का पेड़ था, तो जो डिज़ाइन बना था वो आम के पेड़ को काट के बनाने का था। मैंने उनको कहा या तो आम का पेड़ जड़ समेत उखाड़ के यहाँ लगेगा या तो घर पीछे हो जाएगा, लेकिन आम का पेड़ नहीं कटेगा, या वहाँ पे और जो पेड़ हैं मैंने कहा वो नहीं कटेगा। अब उसी जिस सिचुएशन में मैं यहाँ पे इतने पैसे खर्च करने को तैयार हूँ कि आम का पेड़ निकाल के लगा दो या घर पीछे कर दो, मेरा बड़ा भाई, सगा बड़ा भाई, उसने बिना मुझसे पूछे कितने पेड़ कटवा डाले। फिर उसने, एक पागल आदमी है, इसकी सुनेगा नहीं, उसको नहीं पता कितना सुंदर लगेगा ये, कई पेड़ कटवा डाले उसने। वो तो मेरी जिद थी इसलिए उसने उस आम को छुआ नहीं, मेरी जिद थी कि उसके आसपास की चीजों को उसने नहीं छुआ छुआ। नहीं, जो मुझे याद थे कि ये इसको टच मत करना, उसने नहीं छुआ। उसको पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसने टच नहीं करा। लेकिन वही वाली बात है कि बाकी उसने नहीं, अब नोएडा में देखिए ना, आप घरों के आगे पेड़ों को लगाते हैं, वो तो सीमेंट से पूरा बंद कर देते हैं, सांस लेने की जगह नहीं छोड़ते सर। हाँ बिल्कुल ऐसा मैंने गोल गुड़गांव में एक बड़ी अच्छी चीज देखी, मुझे दिखाई दी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हर पेड़ के चारों तरफ 4x4 का लोहे का जंगला लगा हुआ है, रिचार्ज भी करता है, बारिश आती है रिचार्ज करता है, पेड़ बचा भी रहता है, सांस लेगा। पेड़ भी तो सांस लेगा सर, कितना देते हैं सर काटने के लिए तो बहुत। RW में होता क्या आप मुझे बताइए, जैसी ही गर्मी आई, सर्दी आते ही प्रूनिंग कर दो यार, धूप नहीं आएगी घर के अंदर, तो फिर क्या फायदा उसका। हर पेड़ से प्रॉब्लम है ना, आपने लगाए कितने पेड़ हैं अब तक, हर पेड़ से प्रॉब्लम है हमें, हर चीज से हमें प्रॉब्लम है नेचर की। यार इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से। आप पहले ओस पे घूमते थे, आप घूमे बचपन में कभी ओस पे? घर वाले कहा करते थे ओस के ऊपर घूमो, आंखें ठीक हो जाएंगी, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। ओस देखने को मिलती है आपको अब? आप जाइए पार्कों के अंदर, सिवाय ऑर्नामेंटल ट्रीज के और सीमेंटेड ट्रैक के कुछ नहीं मिलेगा। उस पर ही घूम के खुश हैं हम लोग, सीमेंटेड ट्रैक पे। बड़ा अच्छा लगा यार, आज पार्क में 4 चक्कर लगाए मैंने यार। तो वही है ना सर, नेचर में आप जाएंगे, फील करेंगे, गाड़ी में बैठ के नेचर को देखने का तो बात ही अलग है सर। आप जंगल में जाके, जंगल को ही ले लो सर, आप देखने जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, शेर नहीं दिखा यार, मजा नहीं आया यार। भाई जंगल का राजा पहली बारी में दिख गया आपको तो फायदा है, उसकी भी तो कहीं तो ईगो होगी उसकी, वो हम समझते ही नहीं कभी। हमें हर चीज चाहिए, हमने जो कहा बस वो देखना है यार, हमें देखना है यार वो। आप क्या करते हो सर, मतलब इतना बड़ा आदमी वो कह गया दुनिया कर लो मुट्ठी में, वो तो कर ही गया ना, आपको तो बर्बाद कर ही गया ना, हम तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रह गए। हम रास्ता भी नहीं ढूंढ पाते सर, मैं अपनी ज़िंदगी में रास्ते नहीं ढूंढता सर, गूगल से बोर्ड याद रखता हूँ, जब भी एक बार निकलता हूँ बोर्ड याद रखता हूँ कि कौन सा बोर्ड दुकान का और कहाँ लगा एक है। समय ऐसा आएगा जब आप जैसे लोग बच जाएंगे और ये गूगल वाले निपट जाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी भी नहीं, आदत है, मैं इसको बोलता हूँ गूगल की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा चल तू। कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे सर, कब तक एक घर के अंदर? मैंने सुना था ऐसा कि इंग्लैंड के अंदर लोग एक टीवी रखते हैं अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में, ताकि सारे लोग बैठ के। अभी क्या होता है, सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना, बच्चा 2 सवाल कर लेता है, माँ बाप कहते हैं एक मिनट न्यूज़ देख लूँ, वो केजरीवाल गिरफ्तार हो गया यार, मैं देख लूँ जरा क्या हो रहा है उसका, तेरे से बात करता हूँ। तब तक बच्चे को नींद आ जाती है। या मेरे घर में मेड आई, मैंने देखा, उस दिन बड़ा हैरान हुआ, उसने आती वो बच्चे को लाई थी, मैंने कहा इससे क्यों लाई? नहीं कुछ नहीं करेगा सर, ये तो चुप रहेगा। उसने फ़ोन के ऊपर कार्टून लगाया, उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो सुबह बैठा बैठा देखता रहा। मैंने इस मामले में मैं बहुत ही क्लियर था कि जब आपका बच्चा आपको बोलता है, जैसे मेरी बड़ी बेटी है, अगर उसके मुंह से पापा निकल गया तो मेरे सारे काम बंद हो जाते हैं, कि पहले मैं सुनूंगा क्या बोलना चाहती है ये, बिल्कुल। उसके बाद सुन के इसको जवाब दे के उसके बाद ही मैं अगला कोई काम टच करूंगा। तो भले ही क्लाइंट कॉल क्यों ना चल रही हो, अगर उसने मुंह से निकला पापा, तो क्योंकि वो यूजुअली बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, वो बहुत रेयरली बताती है बातों को, तो उसके जब वो बता रही है तो कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है जो बोल रही है इस टाइम। आपका शूटिंग का कैमरा और आपका रिकॉर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बच्चों का दिमाग और आंखें हैं। कमाल के वीडियो बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, कमाल की चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर जब वो आपको बाद में टोकते हैं ना कभी उस चीज़ के लिए, तब आपको एहसास होता है अरे यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मैं एक और भी चीज़ मैंने देखी है, आप अपने बच्चों के जेन्युइन हीरो होते हैं, भले वो ना बोलें आपको, बिल्कुल। इसलिए बचपन में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो हीरो विलन तो नहीं बन रहा उसकी नज़रों में, क्योंकि उससे ज़्यादा दुखी वो कभी नहीं होता जब उसको अपना हीरो विलन बनता हुआ नजर आता है, तो चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लेकिन आप, क्योंकि देखिए हर मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है, हम बिल्कुल, सभी को अपनी लाइफ भी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल, नहीं चाहिए बिल्कुल, अपनी लाइफ, बिल्कुल। कि अब बच्चों के नाम पे डेडिकेट नहीं कर सकते हम, पर जितने समय हम उसके साथ रहते हैं उस समय तक हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी नज़रों में भी इमेज ना खराब हो। तभी एक पुरानी कहावत याद है ना कि माँ बेटे को लेके चलती है या बच्चों को तो अपने यहाँ तक लेके चलती है, ताकि यहाँ तक की दुनिया देखें, और बाप हमेशा कंधे पे बैठा के देखता है कि देख मेरे से ऊपर देख। और वाकई में बाप से बड़ा हीरो कोई है ही नहीं। बच्चे नहीं कहते, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो कभी नहीं बोलते हाँ मेरा हाँ बाप हीरो है, मेरा हाँ। बाप स्मार्ट है। बेटियां और बेटे, मुझे लगता है माँ
को भी उतना ही दर्जा देते हैं, लेकिन बाप उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होता है। एक बाप का मैंने नहीं देखा ना, बाप का प्यार बचपन से नहीं देखा, जी जी किसी ने कंधे पे हाथ नहीं रखा। पर कोई आदमी कभी भी मुझसे कोई बच्चा बोलता है या लड़का बोलता है मेरे फादर की डेथ, तो मेरे मन में ना एक बड़ी हुक सी उठती, मुझे लगता है यार इस आदमी ने वो तो फील करा ही नहीं। मेरी बेटे से लड़ाई होती है ना, मेरी भी होती है बहस कई बार, लेकिन अगले मिनट के अंदर फिर उसको भी समझ में आता है, मुझे भी आता है। बाप बाप है, बेटा बेटा है, दोनों के देखने का नजरिया अलग है, टारगेट एक ही है, थोड़ा सा नजरिया अलग अलग है। वो अपनी जवानी के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से देखता है। हम उसको कुछ बताएंगे, वो कहेगा अच्छा कहानियां सुना रहे हो, बाद में उसी कहानी में उसको सत्य दिखाई देता है, तो वो कहता है हाँ यार मेरे बाप ने कहा तो सही था। तो बाप तो फिर बाप ही, अब ठीक मेरी है। पत्नी है, उनका भाई है, एक हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। हम सब लोग गए थे वहाँ पे रणथंबोर गए थे। तो वहाँ पे साइकिल्स, ताज होटल वाले हैं, साइकिल्स देते हैं, अवेलेबल होती हैं सबके चलाने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे साइकिल चला रहे थे। ना मेरी पत्नी को साइकिल चलाना आता था, ना उनके भाई को आता था, ना उस वाइस प्रेसिडेंट को आता था। तो उन तीनों में एक चीज कॉमन थी, इन तीनों के पिताजी जब वो 4 साल के तभी मर गए थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो किसी ने उनको सिखाया नहीं साइकिल सिखाया कैसे नहीं, चलाते हैं। सिखाया नहीं। तो उन सब ने पहली बार साइकिल चलाई वहां पे। इसीलिए मैंने आपसे एक सेंटेंस पहले बोला था ना कि दुनिया में रास्ता सब दिखाते हैं आपको, गुरु इधर से जाके बाजू में इधर निकल जाओ, उंगली पकड़ के बहुत कम लोग जी मिलेंगे जी जो बिल्कुल। आपको रास्ता बताएंगे। मैंने फोटोग्राफी जब करनी शुरू करी, कैमरे के पैसे नहीं थे, फादर की तो डेथ हो चुकी थी, तो वहीं एक स्कूल ऑफ प्लानिंग का एक फोटोग्राफर थे सतीश जी, तो उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि फोटोग्राफी करेगा। मैं उनको बहुत देखता था, उनके घर की खिड़की में खड़ा होकर देखता था, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ वगैरह लगे रहते थे। तो मैंने उनको कहा मुझे फोटोग्राफी करनी है, तो अच्छा तेरे को एक कैमरा देता हूँ चला। तो उन्होंने मुझे जेनिट का कैमरा दिया था, एक रशियन, जिसका अपर्चर बंद करना पड़ता था। मैंने उसी से शुरू करी थी फोटोग्राफी। बाद में ठीक है फिर सब कैमरे खरीद लिए, सपने बहुत होते हैं कैमरे के, नहीं खरीद पाए, बहुत महंगे होते थे, पर हमने सब कर लिए फिर कैमरे बाद में। और बहुत अच्छा भी लगता है कई बार, जैसे इंडिया टुडे के जो मनदीप सिंह है, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ कि उनकी लाइटिंग और फ्रेमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो अभी लास्ट मंथ इंडिया टुडे से फ़ोन आया कि एक स्टोरी करनी है आपके साथ। तो मैंने उनसे पूछा फोटोग्राफर कौन है, तो उन्होंने कहा मनदीप हमारे फोटो एडिटर हैं। 2 दिन वो लगातार सरिता विहार की उन गलियों में मेरे संग रहे सर। गजब का कैमरा सेंस उस आदमी का, गजब की मतलब समझाने का तरीका, और हम्बल नेचर का आदमी मैंने ऐसा नहीं देखा जितना इतना बड़ा नाम हो। तो मैंने उनको बताया मैं किन किन के संग काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने ये सेंटेंस बड़ा कमाल था, यार आप हमारे गुरुओं के संग काम कर चुके हो, फिर ये सारे काम क्यों छोड़े आपने। मैंने कहा सर बस वही चींची की जो आवाज़ थी ना, उसी ने घुमा के ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा दिया। नॉर्मल आदमी होता सर, फोटोग्राफर ही होता, कहीं क्या होता, रिटायर हो गया होता 60 साल की उम्र में, और क्या होता, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना, कहीं जॉब कर रहा होता। पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, सारी ज़िंदगी वही बॉस की झिड़कियाँ, ऑफिस के काम, घर वालों की ये किच कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ से ये छुट्टी के तुम्हें घर के काम बहुत हैं यार, तुम रोज़ छुट्टी मांगते हो। तो वो सबसे बिल्कुल परे अपनी मज़ेदार ज़िंदगी जिए सर। 4:30 उठता हूँ, 11:30 सोता हूँ, 3 बजे के बाद कोई काम नहीं करता, अगर काम ना हो स्कूलों का या कोई भी कॉर्पोरेट का काम हो तो जरूर कर लेता हूँ। बाकी टाइम बैठ के सर साउथ की खूब फिल्में देखता हूँ, डब वाली, मज़ेदार होती हैं, एक्शन पैक होती हैं, मज़ा आता है उनको देखने में, और खाना बनाता हूँ खूब बढ़िया से खाने बढ़िया में खाना। क्या बनाते हो आप? सब बना लेता हूँ सर, जितना है अच्छा, सारे खाने तकरीबन, नॉन वेज क्योंकि में मैं भी खाता खाना नहीं, बनाने में बहुत शौकीन आदमी हूँ, तो इसलिए मैं जरूर पूछता हूँ आप क्या बनाते हो। खूब खूब बनाता हूँ खाना। हाँ हाँ हाँ। हर चटनी से लेकर अपनी माँ से खूब सीखा, उनकी अभी 6 साल पहले डेथ हुई। मेथी दाने की चटनी से लेकर के कांजी तक सब डाल पर लेता आप हूँ। हो भी उस एरिया से जहाँ खाने पीने का वो मतलब वो जगह ही पागलपन हमारी था। वो है सर। वो मैं अच्छा बच्चों को बता रहा था, उनको बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हमारे यहाँ सुबह हलवा मट्ठी से शुरू होती है, हाँ 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 चांदनी चौक में, हाँ हाँ आलू हाँ की सब्जी के साथ और हलवा मट्ठी। थोड़ी देर के बाद फिर पान खा लिया जाता है, फिर तब तक सैंडविच बेचने वाला आ जाता है, हाँ हाँ। दोपहर को कोई और आ जाता है बेचने वाला, शाम को फिर कोई और आ जाता है, फिर बीच में दोपहर में वो दौलत की चाट या कोई और दूसरी चीज़ बेचने आता है। तो मैंने कहा हम लोग खाते पीते ही बड़े हुए हैं लाइफ के अंदर, आप लोगों ने खाया ही नहीं खाना कभी ऐसा। अच्छा बेसन के चिल्ले और ये सब चीज़ें वहीं मिलती हैं और कहीं हाँ मिलती हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो वो ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई थी, उसको छोड़ा नहीं सर। खाने का बहुत शौकीन हूँ सर, खूब खाना खाना चाहता हूँ, मज़े का। बहुत ही मतलब चांदनी चौक और वो पूरा पुरानी दिल्ली वाला एरिया जो है, वो खाने के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं नहीं मतलब सर, है खाने ही पीने नहीं, के है ही मामले नहीं, में है ही नहीं, कोई उससे ऐसी जगह नहीं है, मज़ेदार। उसके बराबर की कोई भी जगह नहीं। मुझे तो ये भी लगता और है। रहने के हिसाब से भी सर हाँ हाँ हाँ। मज़ेदार है। आप अकेली सड़क पर चल के क्या करोगे जब तक कंधे से कंधा ना छिले, आप 2-4 लोगों को ना धके आए, झल्ली वाले की आवाज़ पीछे से ना आए, जरा हटो भाई, बचना बचना, सिर पे लगेगी, एक आध बार सिर पे लगेगी तो लगेगा हाँ यार चांदनी चौक आ। अब भी मैं जाता हूँ, जब भी मौका मिलता है, हफ्ते में एक बार हम जाते हैं। मैं खूब ऐसे ही पैदल घूमता हुआ गली गली से, एक एक गली याद है,
घूमता हुआ आ जाता हूँ, अपने नमकीन ले आता हूँ, तो फिर घर में यार तुम फिर नमकीन उठा ला, अभी तो था। तो वहाँ का स्वाद ही कुछ और है पर एक्चुअली, अपार्टमेंट वाले बच्चों को ये बातें कभी समझ में नहीं आ पाएंगी कभी नहीं ना, आएंगी सर। कि जो जैसे मैं सड़क पे बड़ा हुआ हूँ, मतलब बिल्कुल झोपड़ों में आप कह लो, तो जब हम बड़े हुए हैं तो अच्छा एक और भी है कि जब आप सड़क पे बड़े होते हो ना, तो आपको सड़क की जिंदगी पता होती है, तो उस समय जो सड़क वाला दूसरा आदमी है ना, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सर वो चाहे इसलिए, वो कपड़े आपने बहुत हाँ, अमीर पहन रखे हो, पर बस उसको पता होता है आप सड़क के हो, क्योंकि आपकी बातों से लग जाता है ये भी ये हमारे भी जैसा आदमी है। होता सर। अब मैंने बच्चों से एक दिन पूछा, स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल है, मैंने कहा हाँ, अदरसे के लड्डू सुना है आपने, क्या होते हैं? किसी को नहीं। मैंने कहा आपके माँ बाप को ही नहीं पता होंगे, आपको कहाँ से पता? बोले कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, सावन आते ही कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो सावन के टाइम में ही बनती हैं, हाँ, 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 हाँ। गर्मी आते ही कुछ पकवान ऐसे बनते हैं जो गर्मी के टाइम में ही वहाँ बनाए जाते हैं। अच्छा, बेटे को भी मेरे शौक है, हम लोग भरतपुर गए थे, तो हमने पहली बार जिंदगी में ऐसी सिवैयाँ खाई, मैंने कभी नहीं खाई। मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, खिलाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो सिवैयाँ बिल्कुल करारी थी और उसके ऊपर उसने शहद डाल के दिया, दूध था ही नहीं उसमें। उसका खाने का लुत्फ भी कुछ और था। वो लगा यार हाँ ये सिवैयाँ, ये कमाल है यार, इसने कैसी बनाई है। और उसने कहा मैं सिर्फ बारिश के टाइम में बनाता हूँ, सावन के टाइम में। तो अच्छा है। मैं, अब जैसे बर्फी है, लोगों को खाते हैं बर्फी, ये क्या बर्फी है? ये फ्रिज में एक दिन रख देते हो आप, अगले दिन खाते हो, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। रिवाड़ी वाले की बर्फी हमने चांदनी चौक से खानी शुरू करी थी, अब भी जाते हैं, कभी कभी लानी होती है तो लेके आते हैं वहां से रिवाड़ी की बर्फी। तो वो चीजें अब खत्म हो नाम गई। लिख ले बे। हाँ, रिवाड़ी की बर्फी ये बच्चों के पास है ही नहीं सर। क्या हाँ, खाया उन्होंने? पिज्जा हाँ, बर्गर ही खाया ना, तो हाँ। क्या खाया है? वो उसमें भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। छोले वाला पिज्जा अलग आ गया, छोले मसाला पनीर वाला पिज्जा अलग आ गया, बर्गर आ गया। क्या खा रहे हो यार आप? पता नहीं, हमने तो वो तवे के ही सिके हुए बर्गर खाए सर, वो जो करारे करके देता है वो गंदा घी है या अच्छा घी है, फर्क तो कोई नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ना गला पकड़ा, ना आंखें खराब हुई, ना पेट खराब हुआ, हमने खूब खाया खुल के। तो ये जो काम है, आप ये जो काम करते हैं स्पेशली स्पैरोज के लिए, तो सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है जिंदगी में? जैसे होता है ना कि मैं, कैसे गिनते हैं आप नंबर्स में, कैसे गिनते हैं? मेरा मतलब इसकी, आप जैसे होता है ना कि मैं हूँ बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे कई बार नींद नहीं आती, इससे गिनना चाहता हूँ मैं आपकी सेटिस्फैक्शन का लेवल, कि आपको नींद कैसे आती है? 11:30 सोता हूँ सर, 4:30 बजे उठता हूँ, ठीक, तो लेटते ही नींद आ जाती है? भयंकर नींद आती है। अच्छा। कोई नहीं उठा सकता नींद आने के बाद। जब कभी लंबे सफर पे होता हूँ, मैं ट्रेन से सफर नहीं करता, मुझे ट्रेन से बहुत फोबिया, बहुत डरता हूँ मैं ट्रेन से। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं रात की ट्रेन में कभी गया और ये ट्रेन पलटेगी तो मैं ट्रेन से जाते ही नहीं कहीं। और कॉर्पोरेट के साथ भी यही डील है कि अगर 600 किलोमीटर तक का सफर है तो मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा। नींद खूब अच्छी आती है सर। पहाड़ पे जिम कॉर्बेट के ऊपर एक जगह है मानीला, मेरे पास वहाँ ज़मीन थी, वहाँ बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट का स्कूल बना रहा हूँ, क्या बात। बहुत खूबसूरत स्कूल बना रहा हूँ बच्चों के लिए। आए वहाँ 4 दिन रुकें, पढ़ें लिखें, देखें क्या है नेचर। पहाड़ लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है, शुरू से पसंद था मुझे। राजस्थान और पहाड़ दोनों पसंद है, बिल्कुल उल्टे हैं, वो नीचे वो ऊपर है। नींद का जहाँ तक है सर, नींद इसलिए अच्छी आती है कि चलता बहुत हूँ पैदल, थक के सोता हूँ आराम से, खूब तसल्ली से, सपने खूब देखता हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ। और अब तक अपनी 300 से ज़्यादा फ्लाइट छोड़ चुका हूँ सपने के अंदर। वो क्यों छूटती है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, फ्लाइट छूट जाती है छूटी सपने कभी में? नहीं जिंदगी में आज तक। अच्छा, लेकिन सपने में हो जाता खूब छूटती है सर, खूब अच्छा। छूटती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ तो मुझे लगता है अबे यार लेट हो गया, अबे यार लेट हो गया। फ्लाइट कभी नहीं छूटी। अच्छा, खूब कुछ ट्रैवल सपने होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, बहुत पता होते नहीं हैं क्यों? सर, बहुत रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते क्यों, आपको क्या लगता है क्यों रिपीट हैं, होते पता हैं? नहीं, तो मन में बैठा मेरे होता साथ है भी शायद। कई सपने जो रिपीट होते हाँ, हैं। मन में बैठा होता है शायद, ये मन में बैठा होता है कुछ सपनों का, इसीलिए रिपीट होते हैं। क्यों होते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई, क्या हो गया। फिर मैं देखता हूँ फ्लाइट, बोला कभी छूटी नहीं यार आज तक, लेट नहीं हुआ कभी आज तक, 1 घंटा पहले पहुंच जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वही सपना आता है कि फ्लाइट छूट जाएगी। क्या हो सकता मेरे है साथ भी कॉन्शियस है, में? सपनों का मेरे बहुत तगड़ा कनेक्शन, और सपनों पे मैं बिलीव भी करता हूँ। जैसे कि मैं बचपन में छोटा सा था, तो हमारी पूर्वजों की एक हवेली है गांव में, तो वो टूट रही कहाँ? थी, वो जौनपुर में। अच्छा, जौनपुर। हाँ, तो वो लगभग 125 साल जौनपुर की पुरानी है। मूलियाँ बहुत मशहूर हैं, हाँ, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो आदमी के बराबर भी निकल बराबर आती हैं, है ना। निकलती हैं, बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, चंचल जी, वो हाँ, वहीं हाँ। रहते हैं जौनपुर में, अच्छा, अच्छा। राइटर थे वो। हाँ, हाँ, BHU के 2 बार प्रेसिडेंट रहे वो, अच्छा, अच्छा, चंचल अच्छा। जी। हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी। नहीं, नहीं, मैं बता रहा था आपसे कि तो बचपन में 4 साल का रहा हूँगा मैं, तो मैं सोचता था यार बताइए, मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को, चाचाओं को, या इतने लोग इस घर में रह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इस हवेली को वेल मेंटेन रखूंगा। तो भाई हो गया, ठीक है, बड़े भी हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो मैं फिर ठीक रखूंगा, पैसे भी हो गए, तो
फिर हवेली ध्यान से चली गई, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ। आप बता ही रहे थे कि चीजें भूल जाता है भूल आदमी। जाते हैं। तो एक दिन रात को सपने में हवेली आई, अरे बाप रे। हवेली, एंड शी सेड, शी स्पोक टू मी, शी सेड यू यूज्ड टू प्रॉमिस मी कि ये करूंगा वो करूंगा, व्हाट हैपेंड। और नेक्स्ट डे मैंने अपने चाचा को फोन किया कि मैं आप काम शुरू करवाइए हवेली का। फिर मेरे बड़े भाई हैं वो गए, और उस हवेली को मैंने ऐसा मेंटेन कराया है कि अच्छा? अगले 50 साल तक कुछ नहीं होगा अरे उसमें। वाह। मतलब उसमें और मैंने, कितने रूम है? उसमें होंगे सर कम से कम 20 कमरे होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ 20। और बिल्कुल आवाज आ रही है हवा की अच्छी। हाँ, और वो आंगन है बीच में, और अच्छा। जो पत्थर लगे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वो सारे पत्थर परदादा ने राजस्थान से मंगवाए थे। बहुत बढ़िया। तो वो सारे, कितने और साल पुरानी है? 125 साल हो बहुत गए हो गए हैं। 125। और वो जो खंबे हैं, जैसे पिलर होते हैं ना जो पिलर। ये लगाते हैं, और वो खंबे सारे पत्थर के हैं, अरे मतलब वो वाह। पत्थरों पे टिकी सिंगल हुई पत्थर है, के सिंगल होंगे। पत्थर हाँ, के, वही होता था कमाल सिंगल पहले। पत्थर के टिकी हुई वही है वो। कमाल होता था। वही चीजें हैं सर जो हाँ, खो दी हमने। अब जैसे वो आपने खाने की बात करी, तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, कॉर्पोरेट के अंदर था, तो मैंने कहा आप लोगों ने कभी कलमी बड़े खाए हैं? पता ही नहीं उनको कलमी बड़े क्या होते हैं। तो मैंने कहा, अब फिर हवेलियों की बात मैं उनको बता रहा था सारी, तो मैंने बताया कि पहले हवेलियों के मसाले के अंदर उड़द की दाल भी मिलाई जाती थी, सफ़ेद वाली धुली हुई जो दाल होती, पकड़ होती है उसके अंदर, यही सारी चीज़ें, चूना, गारा, जी, मिट्टी, जी। ये सब मिलाया जाता था। राबिस कहते थे उसको हाँ, ना? राबित कहते हैं। तो मैं जो उत्तरांचल में जो घर बना रहे हैं, हाँ हाँ, वो भी गीली मिट्टी का बना रहे हैं हम लोग। अच्छा। कच्ची जो वहाँ का लोकल मटेरियल है उसी से बनाएंगे, क्या सीमेंट बात। यूज नहीं करेंगे। हम्म। अब पहाड़ पे जाके आपने पक्का मकान बनाया तो उससे तो दिल्ली में रह लो, एसी आपको चला पता है गया। ना सर, सीमेंट जो है सबसे ज्यादा पानी के लिए खतरनाक सीमेंट हाँ फैक्ट्रीज है। हाँ। सारा पानी नीचे का खा जाती है सीमेंट फैक्ट्रीज। अभी बाहर उन्होंने मुझसे कोई पूछा कि solution पानी नहीं की ढूंढ क्या रहे। सिचुएशन है। नोबडी इज फाइंडिंग नहीं नहीं सॉल्यूशन सर, कि क्या किस लिए? सीमेंट को क्या चेंज कर सकता आपने कुतुब मीनार देखिए, मैंने बच्चों को समझाया, 2.5 कुतुब मीनार के बराबर पानी नीचे चला गया धरती के। 2.5 कुतुब मीनार के बराबर उस एरिया में पानी नीचे चला गया। 2.5 कुतुब मीनार कितनी होती है आप अंदाजा लगा बहुत। लीजिए। मैं जब यहाँ एक दिन मैं ऑटो से सफ़र कर रहा था, जब मैं मयूर विहार शिफ्ट हुआ, 33 साल पुरानी बात है, तो मैंने उससे पूछा ऑटो वाले से, मैंने कहा कहाँ रहते हैं? तो उसने बताया मैं मौजपुर में रहता हूँ। तो मैंने कहा पानी का क्या लेवल है? बोला 30-35 फुट पे निकल आता है सर। अब मैंने मौजपुर में लोगों से पता करा, 230 फुट पे भी पानी नहीं निकला, खारा निकला। हम तो खोदते ही चले जा रहे हैं ना, खोदते ही हमें मतलब ही नहीं उससे, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके हाथ में फांस लग जाती है ना, आप उसको नोचते रहते हैं जब तक खून नहीं और खून निकलता है फिर आप पट्टी करवाने भागते हैं। हम उसी हालत में चल रहे हैं, हमें बर्बाद करना ही है अपने आप को, हम करके ही छोड़ेंगे, नहीं समझे तो। आप ये काम करते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आपका मैसेज 2000 लोगों तक पहुंचा, 25,000 तक पहुंचा, 30,000 तक पहुंचा, 10 ने भी अडॉप्ट कर लिया तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। 10 आगे 10 को भी बढ़ाएंगे। हमें ये याद रहता है कि फला हीरो की फिल्म में उसने एक डायलॉग बोला था कि भाई 3 लोगों को बोल देना, वो हम याद रखेंगे। हम ये आपसे कहें कि आप ये काम कर लो, नहीं। मैं बच्चों को यही कहता हूँ, आप घोंसला बनाइए ना सर, आप घोंसले का बैंक बनाइए ना चिड़ियों का, अपने घर के पास कहीं घास, तिनके, ऊन, धागे ये डाल दीजिए। जब चिड़ियों का सीजन होता है वो ले जाएंगी उठा के, घोंसला बनाएंगी। मेरे घर में हमारी बालकनी के अंदर वो जो कबूतर से छोटी नहीं होती, घुघुती कहते हाँ, हैं उसको, घुघुती, वो आती है। लाफिंग वो डक। हाँ। हर साल आती है, बच्चे पैदा करती है, ले उड़ जाती है। हाँ, ले हर साल। और हम कभी उसको ना डिस्टर्ब करते हैं ना उसको रोकने जाते हैं कि वो आती है। और और बहुत डेयरिंग होती है सर वो। हाँ, और वो बहुत छोटा सा घोंसला ऐसे नॉर्मल नॉनसेंस 4-5 बनाती है। तिल्लियां रखी है, हाँ, उसकी ऐसे ही बनाती बना के बच्चा पैदा कर लेके उड़ जाती है। उसके बाद ये है, मैंने वो देखा बेतरतीब बनाती है वो कोई बहुत। ऐसा नहीं है कि स्पेशल घोंसला नहीं अच्छा, बनाती। उसकी सबसे खतरनाक चीज क्या है, वो बिल्कुल प्लेन सरफेस पे बनाती है। हाँ हाँ मुझे लगता है गिर जाएगा, वो गिरता नहीं, वो तिल्लियां रखती है ऐसे, हाँ 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 अंडे हाँ बीच में अटके रहते हाँ। हैं। और हमारे यहाँ तो क्या है कि वो लगा हुआ है एक ऐसे हमने लोहे का वो बना हुआ है, रेलिंग टाइप का अच्छा। उसके, और गमले रखने के लिए। हाँ वो रेलिंग में इतने बड़े बड़े होल है, उसके ऊपर बनाती हाँ, है। उसके ऊपर ही बनाती है। डर लगता है गिर पता पड़ेगा, होता है तो उनको, सब बना के पता होता है, पैदा सब कर पता लेती है होता वो, बिल्कुल। चिड़ियों में जैसे एक पक्षी होता है ब्लैक ड्रोंगो, उसको चिड़ियों की पुलिस बोलते हैं। वो जहाँ घोंसला बनाता है उसके आसपास छोटी छोटी चिड़िया घर बना देती हैं। वो चील तक को ऊपर आसमान में दौड़ा के आता है, अच्छा। बहुत डेयरिंग होता है। आप देखेंगे उसकी पूंछ ऐसे वी शेप की होती है, हाँ चिड़ियों की पुलिस कहलाती है वो। हाँ 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 हाँ। तो ये तो कुदरत के। सर कौवों का क्या किया जाए? कौवे बेचारे गायब सर दिन में पता नहीं, होते थे। कौवा देखो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बुजुर्गों की तरह बात करते हैं वो लोग, इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कौवों को लेके पता नहीं बड़े बहुत सारे मिथ हैं, अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं, पर कौवा आप अब नोट करना कम होता जा रहा है धीरे धीरे। नहीं सर, मैं नोएडा में मैंने कौवा नहीं देखा बहुत। नहीं देखा ना। मतलब कि तूने देखा कौवा कभी अपने घर के आसपास? कौवा आपको ओखला बर्ड सेंचुरी में बहुत मिल जाएगा कौवा, हाँ। खूब है कौवा। कौवा गायब हो गया, बहुत बदकिस्मती है हमारी, जरूरत है उसकी। कमाल का घोंसला बनाता है सर, 30 से 40 फीट पे, बड़ी डंडियों से घोंसला बनाता है, तारों से कसता है उसको,
अच्छा जी। और एक बच्चा होता है, उस बच्चे की कैसी केयर करता है कि रात के 1:30 बजे भी अगर उस बच्चे ने कौं करी ना तो कौवे इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैंने अपने बेटे से सीखा। और ग्रुप्स हैं उनके। अरे सर ग्रुप बकायदा, बाकायदा 5 किलोमीटर के एरिया में मेरा बेटा बताता है, वो फैला देते हैं खबर कि इस आदमी को जब निकले बाहर मारना, इसने नुकसान करा है मेरा। अच्छा हाँ, छोड़ेगा नहीं सर, ये रात को भी है। छतरी भी लेके निकलोगे ना हाँ 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 मारेगा जरूर आपकी। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक बार मुझे कौवे ने सर पे मारा, मुझे नहीं पता उसका क्या बिगाड़ा था मैंने, पर वो मार के गया। अब गाँव में मे मेरे भी हो सकता है कुछ ना कुछ रहा कुछ होगा। गड़बड़ करी होगी, मैंने हम श्योर गड़बड़ करी, वो मुझे सर पे मार के गया। वो मैं लोग क्या कर रहा है, ऐसे उड़ के आया, टक से मारा सर पे, चोंच और उड़ गया। मेरे घर के पास एक जामुन का पेड़ है, पूरी RW ने पुलिस कंप्लेंट कर ली, सब कुछ कर लिया, मैंने कटने नहीं दिया। 18 साल से उसके ऊपर कौवे का घोंसला है, उसी घोंसले में आके वो हर बार देता है। सर लोग कटवाना क्यों इतने पागल क्यों है लोग? बस सर, जैसे मेरा बड़ा भाई सही कि पागल, तेरे को प्रॉब्लम क्या है पेड़ों से? नहीं सुंदर नहीं दिखेगा। आप अरे एक क्या घर सुंदर देखिए सर, दिखाना हौस चाहता है? खास में एक घर है, एक सोनी साहब है जो वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं। उन्होंने अपने भाइयों को कमा के पैसा दे दिया, उस घर से बाहर निकाल दिया। जो बड़ का पेड़ है वो उनके घर में से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, खिड़की से शाख निकल रही है, बाथरूम में से एक टहनी निकल रही है, पूरे घर को उस पेड़ ने जकड़ रखा है अपने साथ। उन रखा, कहता है मैं बेचूंगा ही नहीं इस घर को, ये पेड़ ही तो मेरी जिंदगी है यार, इसको मैं कैसे हटा दूंगा यार, पेड़ को कैसे हटा दूंगा, वो कहते हैं। पर हम आदी हो चुके हैं, अब आदी हो चुके हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो खराब है, वो सारी दुनिया के लिए खराब है, मैं क्यों और रखूं इसको। ऐसे लोग इतने ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं जिनको हर चीज सुंदर चाहिए, खूबसूरत चाहिए? बहुत हाँ। लग नहीं रहा आपको कि वायरस, आप जैसे लोग रेयर हो? वायरस है सर, हमारे जैसे लोग वायरस चलो नहीं मैं बन मान रहे। लो आपकी जितना नहीं काम करता हूँ, पर मेरे दिमाग में रहता है कि तो पेड़ हमारे नहीं जैसे कटने लोगों की चाहिए। वैक्सीन बहुत जल्दी बन गई एक्चुअली में रोकने के लिए, उन लोगों की वैक्सीन नहीं बन पाई जिनको रोकना था। ये हो सकता है। और हमारे जैसे लोग या पागल होते होंगे, पर एक आध फर्मा खराब हो जाता होगा खुदा का, वो कहता है कि जाने दे इसको, ऐसी ही पागल ही चल जाएगा, वहां काम चला लेगा अपना। एक्टिंग बहुत होती है लेकिन एनवायरनमेंट को लेके बहुत बहुत एक्टिंग होती है। मतलब देश के सबसे टॉप लेवल बैठे लोगों एक से पेड़ लेकर के के ऊपर 20 लोग हाथ लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं, बाद में उस पेड़ को कोई नहीं देखता। एक छोटे से जगह का एक जो DM साहब थे, उन्होंने मुझे कहा राकेश जी यहीं तो लगाया था हमने पिछली बार पेड़। मैंने कहा आपको याद है? उन्होंने फोन से फोटो दिखाई, बोले देखो यहीं लगाया था, आप भी आए थे, मैं भी आया था उस दिन, फिर वहीं पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ चला गया पिछले वाला। करोड़ों पेड़ लगते हैं ना सर, लगाते हैं ना पेड़। मैं कहता हूँ जो पेड़ लगे उन्हीं की केयर कर लो ना यार, वही बहुत हो जाएंगे। जगह कहाँ है आप बताओ, पेड़ के लिए जगह है कहीं? हमने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करा, स्कूलों में हर्बल नर्सरी लगानी शुरू करी हमने। हमने कहा आप जितने के पेड़ लगाना चाहते हो उतने में हम हर्बल मेडिसिनल प्लांट की एक नर्सरी बना देते हैं, बच्चों को ओनरशिप दे देंगे, वही उसकी देखभाल। फल रही है सर, 300-350 स्कूलों में कर चुके अब तक ये काम। अच्छा है, क्यों नहीं है अच्छा? एक बात और बताइए, जैसे बहुत सारे दिल्ली NCR में बहुत सारे गांव थे, और जितने गांव थे सब में बढ़िया बढ़िया पेड़ हुआ करते थे एक जमाने में। लेकिन जब गांव के वही लोगों की जमीन की वैल्यू बढ़ गई तो पेड़ों की औकात नहीं रह गई उसके आगे। तो अगर जो दिल्ली NCR में अगर कोई गांव के आसपास डेवलपमेंट है, अगर आप देखो घर बने हैं, वहां आपको 0 पेड़ मिलेंगे। जो वो एरिया बदरपुर बॉर्डर वाला, इधर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में देख लो, नोएडा में जो इतने गांव है जहाँ पे गांव वालों ने जमीनें बेची हैं और अपने घर किराए पे दे रखे हैं, क्योंकि अपना चाहिए ना सर, वहां पे एक पेड़ नहीं है सर। तो उसका आपको लगता है फर्क नहीं पड़ता? कितना फर्क पड़ता होगा आप सोचो। आपको पेड़ और खेत, जंगल और खेत के अंदर कोई डिफरेंस नजर आता है? अब ये जंगल है, आदमी ऐसे पलटा, खेत है, फिर आप कहते हैं कि वो आके इंक्रोच कर रहे हैं हमारे यहाँ, शेर घुस जाता है हमारे यहाँ, तेंदुआ आ जाता है हमारे यहाँ, ये वो कहाँ जाएंगे? अच्छा बताइए, आपने सब तो खा लिया उनका, जितनी जगह थी सब खा लिया आपने, आप घुसते ही चले जा रहे हैं। कौन सा अच्छा मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उससे भी है कि विशेष रूप से जो हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है, अब धर्म पे कम बोलेंगे मुझे पता है, पर मैं बोल सकता हूँ, हमारा पूरा धर्म डिजाइंड है नेचर को लेके। हमारे भगवान हाथी हैं, सब कुछ हमारा पूरा धर्म डिजाइंड है, लेकिन हमने ही छोड़ दिया। सबसे फनी तो मुझे ये लगता है क्योंकि हमने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना, हर धर्म के हिंदुओं ने अंदर। छोड़ दिया। सर आप रामायण से लेकर के गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर, बाइबल से लेकर, कुरान से लेकर, सब जगह उठा लीजिए, कहीं ना कहीं इन जानवरों का, पक्षियों का अच्छा जिक्र है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ वही पढ़ना चाहते हैं जो हमारा चश्मा देख रहा है, बस फर्क इतना है सिर्फ। मैं एक दिन दिखा रहा था, रामवीर भाई को दिखा रहा था, वो आए थे मेरे शो पे, तो मैं उनको दिखा रहा था कि मैंने उनको वो जो महाभारत सीरियल आता था उसका एक सीन दिखाया। मैंने बोला देखिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मुनि होगा, जो चाहते थे कि अर्जुन तुम मुनि बन जाओ, कहते हैं जो मुनि होगा वो अपने घर में लाई लकड़ी की चिंता नहीं, वो वनों की चिंता करता है। जो मुनि होगा वो अपने पानी की नहीं, वो नदियों की चिंता करता है। करेगा।
तो मैं बड़ा सरप्राइज, अरे भाई धर्म आपको सिखा रहा है, उसके बाद भी आप फूल पत्तों को आपकी क्या प्रॉब्लम, मतलब आपको नदी में ही क्यों फेंकना है भाई? भगवान की पुरानी फोटो को नदी में क्यों फेंकना है आपको? प्रॉब्लम आप क्या है फोटो आपकी की बात जिंदगी कर रहे में? हैं। मैं आपको एक फोटोग्राफ शेयर करता हूँ। मेरे कॉलोनी के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ है। लोग वहाँ भगवानों की तो रखी जाते हैं मूर्तियाँ, अपने बुजुर्गों की फोटो रखी हुई है वहाँ। आपको डर लगता है उनसे? आप अपने पास से हर वो चीज़ हटा देना चाहते हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही। तो फिर आप नेचर में जाते ही क्यों हो? पैसा खर्च करके मत जाओ ना। क्यों जाते हो आप? मत जाओ, घर में रहो, अपने एसी चला के रहो। जरूरत क्या है आपको जाने की? बात, नेचर तो बहुत खराब है सर। नेचर को क्यों बचा रहे हो? बहुत खराब है वो तो। पर आप नहीं करते ना। आपको हमेशा ये लगता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मेरे लिए अच्छी है। नेचर के प्रिंट पहन लोगे आप शर्टों के ऊपर, नेचर को बचाने के लिए कुछ नहीं करोगे। वह आपकी ईगो आड़े आ जाएगी उसके अंदर। मैं क्यों बचाऊं? और लोग भी तो कर रहे हैं। आप कर रहे हो ना सर, घोंसले आप लगाओ ना सर, घोंसले। रामवीर जी आप करो ना, तालाब की रक्षा आपका काम है। आपको भगवान ने दिया है काम करने के लिए। रामवीर जी के सुरकाब के पर लगे हुए हैं या मेरे सुरकाब के पर लगे कि हम ही ये काम करेंगे? जरूरत तो आपको भी है, आप क्यों नहीं करते? पौधे लगा लेंगे यार हम घर के अंदर, वातावरण अच्छा रहता है हमारा। लगा लो भाई। कुछ आजकल एक नए काउंटर आर्ग्यूमेंट आना शुरू हो गए हैं। वो काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब जो आलसी लोगों का एक नया काउंटर आर्ग्यूमेंट आया है कि पृथ्वी तो खुद ही ठीक कर लेती है अपने हाँ आप को, हम कौन है हाँ पृथ्वी को हाँ बचाने वाले? हाँ हाँ। जब पृथ्वी ठीक करती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट खड़ा हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं। तब क्या होता है? तब पृथ्वी की याद नहीं आती। पृथ्वी को नुकसान देते हैं ना। वो तो कहती है पृथ्वी बहुत साफ है, वो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है उसका। करना है कर लो, जब मैं पलटूंगी ना फिर सब धरा रह जाएगा ना। फिर क्या करते हो? बड़े बड़े मकान बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब बर्बाद कर देती है ना 1 मिनट के अंदर। पानी का एक भाव ले जाता है आपको। क्या बचता है आपके पास? कुछ नहीं बचता। फिर वैसे ही हो जाता है वो, उतना ही फ्लरिश होता है दोबारा से। फिर आपको लगता है नहीं सबसे यार फनी तो केदारनाथ में हुआ था सर। सोचो यार। केदारनाथ में मतलब उन्होंने इतने घर बना लिए, अब फिर से बन गए। सब कुछ वही हो गया है केदारनाथ मतलब ऐसा टूरिस्ट सर, स्पॉट बन सब गया है कुछ भाई वही साहब। हो गया है, सब कुछ वही हो गया है। मैंने ये जो जमीन ली थी, मैं कतई नहीं लेना चाहता था ऐसी जगह जहाँ पहाड़ बहुत अच्छा हो। ये बिल्कुल जंगल के किनारे है, शांत वातावरण है, बिल्कुल अनटच प्लेस है, बिल्कुल मानीला, बहुत खूबसूरत जगह। लोग बड़े अच्छे हैं, समझते हैं चीज़ों को। जब उनको मैंने बताया कि हम ये करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ बढ़ के अपनी लड़कियों को, लड़कों को उन्होंने भेजा कि ये पढ़ता नहीं है जी, इसको कुछ करवाओ इसके अंदर। कर रहे हैं वो लोग काम। तो हम करने के लिए तो तैयार हैं सर, दुनिया करने के लिए तैयार है। आप सब बातें करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के संग क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर किया था। 1,12,000 बच्चों ने सपोर्ट किया उसके अंदर, सब ने एक्टिंग करी। जितने बच्चे सेलेक्ट होके आए, कमानी में शो करा। मैं उनको कहता रहा ओपन में करते हैं, नो नो नो, हमारे चेयरमैन आएंगे ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जापान से आ रहे हैं, वो इंडोनेशिया से एक वो आ रहे हैं। वो करा उन्होंने। फाइनली मेरे एक दोस्त थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल देव जी। तो उन्होंने उठ के बोला कि राकेश तुमने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन एसी थिएटर में बैठ के और क्लाइमेट चेंज की बात करी, ये थोड़ा जमा नहीं यार आइडिया। तो उस दिन से मैंने कसम खा ली, गुरु ओपन में ही करूँगा जो काम करूँगा, बाहर में जाए। तो सर हम नहीं करना तो ये चाहते, चेयरमैन टाइप के लोग होते हैं। उनको आदत इनको है। इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में? मतलब इतना इतने क्या, मतलब या तो तुम्हारा जो जो लोअर मैनेजमेंट है, या तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग टॉप पे पहुंचते हैं उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 95% लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन के लिए ओपन बैठने में कोई समस्या नहीं है। कोई नहीं है, किसी को लेकिन नहीं ये है जो सर। नीचे वाले हैं, इनको लगता है साहब को जो है मतलब वहीं बैठेंगे, साहब सर महान एक जगह पे बहुत ही बड़ी बैठेंगे। कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, और पूरे हिंदुस्तान में है। और वो सज्जन जिनकी कंपनी है वो भी बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े दानदाता भी हैं। एक दिन वुमेंस डे था लास्ट ईयर का, तो उन्होंने कहा आप हमारी कंपनी की महिलाओं के साथ घोंसला बनाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, 450 महिलाएं थी। जब मैंने घोंसला बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो उनके सीईओ ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, मेरी बेटी ने आपके बारे में बताया था कि उसने घोंसला बनाया था आपके साथ। अब वही कंपनी ने अपना अब की बार CSR का मैंडेट चेंज करके मेरे संग 100 स्कूलों का एक टाई अप किया, जिसमें मैं उन 100 स्कूलों के अंदर इन्वायरमेंट की वर्कशॉप्स करूँगा। तो लोग चेंज होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। हीरो कॉप जैसी कंपनियां हमारे संग काम कर रही हैं, खुल के सपोर्ट करती हैं। SCL के संग मैं काफ़ी काम करता हूँ, खुल के सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंट के काम के ऊपर। ऐसा नहीं है, जो अच्छी कंपनियां हैं और जिनमें समझ है और जो समझदार लोग बैठे हैं वो तो कर रहे हैं। एक बार रामवीर भाई ने कंपनी का नाम बताया था, मैं नहीं बता सकता ऑन द कैमरा, बट उन्होंने कहा था कि
कोई कंपनी थी जिसका CSR का पैसा 31 मार्च को कहीं भेजना, उनको मजबूरी थी भेजने, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि आप ये करवा लो, वो दोनों के NOC संग चाहिए हुआ थी। दोनों के संग हुआ था। अच्छा, आपके साथ भी हुआ था वो कि NOC चाहिए? तो NOC चाहिए तो कह रहे थे, रात को मैंने 10 बजे तक NOC का जुगाड़ करा, उन्होंने 31 मार्च की रात को 11:30 बजे फंड्स ट्रांसफर करे कि हम ये पैसा पॉन्ड पे खर्च करना चाहते हैं, ना कि कहीं और। ठीक है, और कहीं और भी पता है आपको? ठीक है, तो उन्होंने तो पूर्वाम्बीर में बताया था कि मतलब लोग इतना चाहते हैं कि करना रात चाहते को हैं। जगते रहते हैं कि हाँ, आप बताओ, हम आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं सर एक funds। बैंक जो अभी बंद होते होते बचा था, उनका CSR का मैं काम कर रहा था, और जिस लड़की ने काम दिया था मुझे, वो 7th क्लास में जब थी तो ओखला बर्ड सेंचुरी में एक वर्कशॉप में आई थी। बाद में उसमें वो CSR में चली गई, उसने मुझे वो काम दिया था। जिस दिन वो बैंक जा रहा था पानी में, उससे 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि सर बिल सबमिट कर दीजिए, इतना पैसा मैं निकाल दूंगी जो आपका बचा हुआ ये नहीं मिलेगा आपको। और उसने 2 दिन के अंदर वो क्लियर करके दिया मुझे सारा पैसा। तो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और अच्छी कंपनीज बहुत हैं सर जो ईमानदारी से अच्छा काम करना जेन्युइनली, चाहती हाँ, हैं, जेन्युइनली करना चाहती हाँ, हैं। हाँ। और मुझे लगता है हम भी उन कंपनियों के संग बहुत सुखी रहते हैं। अभी हमने एक नया पर काम एक करा है सर, पिछले साल। सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात बहुत क्लियर है, किसी को अगर किसी जो ये आदमी वीडियो जो भी देख रहा हो, उसको अगर ये लगता है बिना पैसे के काम होता है, वो गधा है, नहीं नहीं, हुई नहीं सर। महान कार्य नहीं है नहीं। भैया, इसमें पैसा लगता ही लगता है, कहाँ से करेंगे आप? मैं कहाँ से करूंगा सर? हाँ हाँ मैं हाँ कहाँ से हाँ करूंगा? हाँ अभी हमने एक नया काम करा अभी सिडबी के साथ। सिडबी ने हमें यहाँ 7 गांव दिए थे, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर, दादरी ब्लॉक के अंदर। हमने वहाँ की 20-20 महिलाओं को गांव से लिया। मेरी वाइफ ने उनको, मोनिका ने, जलकुंभी जो होती है हाँ हाँ। वो तालाब से निकालते हैं, उसके पत्ते और जड़ अलग कर देते हैं, उसकी डंडियों को सुखाते हैं छाया में, और उससे हमने टोकरियाँ और 17 किस्म के प्रोडक्ट बनाए। सिडबी को बहुत ज़बरदस्त लगा वो आइडिया। बहुत छोटा प्रोजेक्ट था। उन महिलाओं की आमदनी हुई 2,000, 3,000, 5,000 जो घरों में रहती थी। उसके बाद अब हम हिंदुस्तान के 5 मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। 2,000 महिलाएं जुड़ी हैं हमारे साथ, उनको ट्रेन कर रहे हैं। आसाम में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, चंपारण में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर के इलाके में। तो काम अच्छा था। और जलकुंभी जमा हट जाएगी और तो फिर जलकुंभी हट जाएगी तालाब से, तो उसमें भी कुछ तो हुआ, उनको कुछ तो मिला ना काम करने के लिए। उन्होंने करा, मन से करा, अच्छे प्रोडक्ट बनाए। तो ये ऐसा सारी कहानी, मुझे लगता है जब आप चलते हैं तो आपके संग लोग भी जुड़ जाते हैं, और आपको काम मिल ही जाता है, काम कम नहीं होता। ऐसे फेंकू तो बहुत हमारे पास भी आते हैं, साहब इतना करोड़ ट्रांसफर कर देते हैं, कल इतना वापस कर दो। अच्छा, मैंने कहा ये सर लोग मेरा तो आते अंगूठा ही नहीं है, मैं गिन ही नहीं पाता पैसे यार। मेरा तो सिंपल हिसाब है, मैं गिन नहीं सकता सर, और ना मेरे बैंक में इतना पैसा है, और ना मैं वापस कर पर सकता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप लोगों की फील्ड में जो नाम है वो बहुत जरूरी है, कमाना बहुत मुश्किल है सर, बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि वो नाम खराब हुआ ना तो फिर सब खराब हो गया, सब खराब हो गया सब फिर। खराब हो गया। मैं हुआ, रामवीर हुआ, बहुत सारे हमारे यारे दोस्त, हम लोगों ने एक पच्ची प्रैक्टिस बना रखी है, गुरु इस काम में नहीं जाना यार, जो ईमानदारी का काम है वो करते रहेंगे, और बहुत मिलता है सर, बहुत मिलता है। आप 15-16 लोगों की तनख्वाह भी निकाल देते हो कॉर्पोरेट्स की मदद से ही ना। कॉर्पोरेट भी कर रहा है सर, वो भी तो कर ही रहे हैं ना काम, ईमानदारी से वो दे रहे हैं आपको, आप ईमानदारी से उनको रिपोर्ट दे रहे हो, बना के दे रहे हो, ग्राउंड पे दिखा भी रहे हो उनको जी ये जी काम बिल्कुल। हुए हैं, तो वो लोग फिर अगली बार और सपोर्ट करके कहते हैं। एक ऐसी कंपनी के संग काम करा जहाँ से हमने बहुत छोटे अमाउंट से शुरू करा था, साल दर साल 5 साल के अंदर वो बढ़ता चला गया, अपने आप बढ़ा गए वो लोग। तो उनको काम जमा होगा तभी तो उन्हें कहा, तो कौन कहता। मुझे ये भी लगता है कि लोग जो, ये बात तो सच है कि एक क्लास में बचपन में 40 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, उसमें से कोई 2 बच्चे जरूर होते हैं जिनको एनवायरनमेंट की बातें समझ में नहीं आती। पर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी 90% बच्चों को एनवायरनमेंट की बातें समझ में आती हैं। इट्स जस्ट दैट कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो दुनिया के थपेड़े उनको बदल देते हैं। बदल देते हैं। फिर जब वो उनको आप जैसा कोई बंदा मिलता है तो बोलते हैं नहीं यार, मैं लगना बहुत पड़ेगा। बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। मैं स्कूल्स में बच्चों की वर्कशॉप के अंदर जब ख़त्म कर देता हूँ तो लास्ट में एक सवाल पूछता हूँ, कौन क्या बनेगा? डॉक्टर, वकील, CA, बिजनेसमैन, सब एंटरप्रेन्योर सब बनना चाहते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा मेरी तरह कोई बनना चाहेगा? नॉर्मली क्लास में एक लड़की या एक लड़का या लड़कियां 2 वही हाथ उठाते हैं, कोई नहीं उठाता हाथ। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में काम करते हुए आगे आने वाले 10 साल के बाद शायद एनवायरनमेंट की जॉब जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, अभी भी देखिए बहुत जॉब्स की फैसिलिटीज़ तो बहुत हैं,
बहुत एवेन्यूज खुले हैं उसके इन्वायरमेंट के। कौन पूछता था पहले पर्यावरण को, कौन पूछता था यार। ठीक है यार, स्कूल का फंक्शन है, पेड़ लगाने, हमने भी तो स्कूल के फंक्शन देखे ही है ना अपने। पर अब अभी एक और बात नहीं फील होती है, गरीबी जब होती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना जो प्रॉस्पेरिटी देश में बढ़ती है तभी जाके लोगों का ध्यान पर्यावरण की तरफ जाता सबकी है तरफ आ जाता है। ना। और वो ये मुर्गी और अंडे वाला है। ना 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 ना, वो हाँ, कि कोई मतलब पर्यावरण खराब हुआ तभी प्रॉस्पेरिटी आई, तभी आएगी प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी आई तो पर्यावरण ध्यान दे रहा भाई है। आपने बचपन में अपने क्या देखा था, जब पर्यावरण पे कभी स्कूल में पढ़े होंगे तो क्या करवाया था आपसे, एक ड्राइंग बनवाई होगी, है ना। कभी पर्यावरण पे कोई लेक्चर हुआ था स्कूल में? नहीं। हमारे टाइम में तो नहीं होता था, हम तो सिविल लाइन स्कूल में पढ़ते थे लूडो जी कैसल जी में। बिल्कुल बिल्कुल। साल में एक स्पिक मैके का शो होता था, उसके अंदर वो यामिनी कृष्णा मूर्ति या भरतपुर किसी डांसर को बुला लेते थे। 8 9 10 साल के बच्चों को उसका क्या समझ में आती थी, हमें तो ये लगता था गुरु ये खत्म हुआ, बाहर ब्रेड पकौड़ा मिलेगा रेस्टोरेंट में, बाहर निकलना है बस यहाँ से। हाँ, हाँ, अब तो कितने एवेन्यूज हैं बच्चों के पास, कितने एवेन्यूज हैं सीखने के लिए, करने के लिए, बढ़ते ही चले गए ना लगातार। हम अभी थिएटर कर रहे हैं एसडीजी गोल्स के ऊपर, 2000 स्कूल जोड़ रहे हैं हम लोग अब की यार। एसडीजी गोल्स पे थिएटर करेंगे, हर शहर में 5, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के 5 थिएटर हुआ करेंगे रोज, उनकी वीडियो हमारे पास आएगी, जज करेंगे, फिनाले करेंगे हम अगले अर्थडे के ऊपर। अर्धे नेटवर्क के संग कर रहे हैं, मैं अर्धे नेटवर्क स्टार हूँ, तो उन्होंने ये काम सौंपा। तो मुझे लगता है काम करने वाले, करवाने वाले बढ़ गए, काम करने वाले जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी वक़्त अब है, बहुत वक़्त है। ये जो आप SSGD एसडीजी गोल्स, SDG इनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि ये जो SDG वाले हैं, इन एक पूरा तबका है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका से कॉन्सेप्ट आया हाँ है ये कॉन्सेप्ट वाला। वहीं से तो आया। अमेरिका का एक पूरा तबका है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी वाला, जो कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये SDG चला तो रहे हैं कि जो इनके गोल्स हैं वो तो बहुत ही लॉजिकल हैं, पर उसके अंदर ये कुछ और करना चाहते हैं। और जैसे होता है ना, आपके ऊपर बहुत आरोप लगता है। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप क्या लगा ये मेरे ऊपर बताइए? सबसे बड़ा आरोप ये लगा, आप चिड़ियों को आलकसी बना रहे हैं, आलसी बना रहे। आलसी बना रहे हैं, वो घोंसला नहीं बनाएंगे आपके घोंसले में। मुझे ऐसी भी धमकियां मिली हैं कई बार। कितने का है? मैंने कहा 275 रुपए का। लूट रहे हो यार तुम, कमाल की बात कर रहे हो। वहां हमने पता करा था इतने का था, तो मैंने कहा वहां से ले लीजिए, मुझसे मत लीजिए, मैं देखता हूँ अब कैसे बेचते हो आप। मैंने कहा सर आप देखते रहो, मैं बेच रहा हूँ, करते रहो। अब आलकसी बनाने का पड़ रहा है, अब ठीक है यार, यही काम था, यही काम है। मैं विनोद दुआ के संग काफ़ी काम कर चुका हूँ, मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आती थी, वो कहते थे हम तो कीर्तन करने वाले हैं, कहीं बैठा दो यार हमें, हम तो मजीरा बजाएंगे, गुणगान करेंगे, उठ के चल देंगे, दक्षिणा मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी आगे वाला घर देख लेंगे। पर अपने जीवन के अंतिम 5-6 साल कोई गुणगान नहीं किया उन्होंने। नहीं को वो गु- कोई चलो, गुणगान कोई नहीं किया, बहुत ही बिटर रहे लास्ट के 5-6 बहुत सालों। खराब रहा, बहुत खराब। तो बट फिर वहीं आती है ना सर बात, हाँ 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 हाँ, आदमी के पास जब पैसा, गुरूर और ये सब चीजें जब आ जाती है ना, तो फिर पगड़ी बांध लेनी चाहिए ताकि सब सिमटा हुआ रहे, फैले ना। सही बात है। वो कहते हैं ना, पहाड़ से जब आदमी यहाँ आता है ना, पहाड़ पे बर्फ होता है, यहाँ आती है वो पिघल जाता है, तो वो फैलने लगता है, और फैलने के बाद समेटना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने अपने हर प्रोग्राम को एक ही नाम दिया है, समेटने सहेजने का विज्ञान। आप समेटेंगे नहीं जब तक सहेज नहीं पाएंगे, सहेजेंगे तो वो आगे काम आएगा। आप अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को बैंक अकाउंट की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए, बचाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं बचाएंगे तो बढ़ ही नहीं सकता वो कभी, और बढ़ेगा नहीं तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वही कर सकते हैं, और तो कोई आपके पास चारा है नहीं। तो ज़िंदगी बढ़िया अच्छी है सर, बढ़िया कट रही छोटे है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? मुझे लगता है छोटे बच्चों को सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ना इम्पोर्टेंस जो इन्वायरमेंट की है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ गए तो आगे भी समझा देंगे, क्योंकि इन बच्चों के पास ज्ञान बहुत है सर, ये बटन वाला ज्ञान बहुत है इनके पास, ये 1 मिनट में देख लेते हैं क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। और मैंने देखा, क्योंकि मैं 2nd और 3rd के बच्चों के संग बहुत अच्छी वर्कशॉप्स करता हूँ, उनको बैठा के मैं उनके संग स्टोरी टेलिंग करता हूँ, उनको समझाता हूँ, जब वो चिड़िया क्यों नहीं आई, वो क्यों आया, शेर यहाँ क्यों गया था, शेर के घर में क्या प्रॉब्लम आई जो शेर वहाँ जंगल से दूसरी जगह चला गया, वो बातें उनको समझ में आती हैं, और वो अपने माँ बाप को बहुत टोकते हैं। आपका बच्चा भी घर में ज़रूर टोकता होगा, अगर कभी आप कार से कुछ बाहर फेंकते होंगे या कुछ करते होंगे कि पापा ये गलत काम कर रहे हो। मुझे लगता है उन लोगों में बहुत सेंस है और वो बहुत आगे जाएंगे, वो ही संभाल पाएंगे अब। तो उनको सिर्फ जुड़ना है,
और जुड़ने के लिए मेरी भाई जब मेरी ज़रूरत है मैं तो तैयार हूँ। मेरे साथ एक बहुत अच्छी फ़ौज है बच्चों की, जो बच्चे उनको सिखाएंगे, वो सीखें उनको और आगे बढ़ाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। हमारे पास ऐसा है यार, कोई हमने पढ़ाई लिखाई पीएचडी डिग्री कुछ नहीं करी है यार, कुछ नहीं करी है, हमने तो इस पे प्रैक्टिकल भी से एक सीखा। सवाल है मेरे पास कि आपने 14 इयर्स की उम्र में जॉब करना शुरू कर दिया, तो आपको ये बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब मिली कैसे फिर? सर ये तो जॉब पढ़ता था, हाँ, 2 बजे स्कूल से आते घर से खाना लेके सीधा हाँ, फैक्ट्री आ जाता था, हाँ, पैकेट बांधता था, शाम को 8 बजे तक बांधता था गोडाउन में बैठ के, वापस चला जाता था। पढ़ाई तो ऐसे पूरी हो गई। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से अपने बीए कर लिया। बीए भी 1 साल रामजस के अंदर किसी तरह एडमिशन होने कहा जाए, इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, कर लिया। बाहर निकलते ही एवेन्यूज खुदा ने अपने आप खोले सर, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बिल्कुल कतई। मैं आपको सच कहूँ, ना मैंने कहानी बनाई ना कुछ, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, मुझे दुख नहीं उठाना पड़ा कि अच्छा अब कल कैसे होगा। वो शायद खुदा ने एक चीज़ बहुत अच्छी दी कि मैं अगर अभी मार्च के एंड में बैठा हूँ, मेरे पास सितंबर तक के सारे काम सेग्रीगेटेड है, स्टाफ के पास भी, मेरे पास के सितंबर तक ये काम पूरे करने हैं हमें। सितंबर के बाद के काम मैं जुलाई के अंदर अंदर आगे लाइन अप कर दूंगा। मैंने प्लानिंग बहुत अच्छी रखी। ऑल दो मेरे कंप्यूटर के ऊपर आप जाएंगे तो कहेंगे बेतरतीब इससे बड़ा कोई आदमी नहीं मिलेगा, पेंसिल ढूंढूंगा तो पेंसिल नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मैंने काम के मामले में एक चीज़ अच्छी रखी, सबको एम्पावर किया, सबके हाथ में सौंपा। कभी किसी को ये नहीं कहा तू ये क्यों कर रहा है, ये कहा कि ईमानदारी से काम कर लो, अगर आपको इतने घंटे का काम मिला तो उतने घंटे कर लो, और आप करेंगे ना तो फलेगा, ये पक्का है, ये मन से है, पक्का। आप आम का पेड़ लगाएंगे ना तो आम ही आएगा उसके ऊपर, बबूल या कुछ दूसरा ठीक नहीं है सर, आएगा। बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, कि आप मेरे शो में आए। थैंक इट यू, वाज सच अ वंडरफुल थैंक यू, वंडरफुल थिंग टू थैंक मीट यू। यू। तो ये हमारी बातचीत हुई है नेस्ट मैन जी से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही मजा आया जितना मुझे आया है। और कंट्रीब्यूट करें, इनकी वेबसाइट है उस पे जाके कंट्रीब्यूट करें। बिना पैसों के कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इनकी वेबसाइट पे जाके कंट्रीब्यूट करें, उसका लिंक आपको दिख रहा होगा हमारे इस चैनल पे। इनको मेक श्योर करें कि इनको अच्छे काम के लिए पैसों की कमी महसूस ना हो। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।